Please, Tarun Arora ji, please continue ji. Thank you, sir. Good afternoon, all the members of the bar, rather the various bars that have joined for this meeting. And I would like to thank DTPA SalesTech Bar to give me this opportunity to share my views before the August audience. And now, without wasting any further time, I would be starting my discussion on the issue GSTR 990. I have been also requested that this deliberation should be in our mother tongue. हिंदी के अंदर होनी चाहिए. पंजाबी में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं हिंदी को कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है उसको यूज करूँ. सर, GSTR 990 जो फॉर्म 1819 के लिए है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वो एक इनएप्रोप्रिएट फॉर्म है. इनएप्रोप्रिएट फॉर्म इसलिए है क्योंकि जब मैं 1819 के 3B की बात करता हूँ, जब मैं 1819 3B जो मेरा टैक्स पेमेंट की रिटर्न है, जहां पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट्स लिए हुए हैं, वहां पे कुछ एडजस्टमेंट 17-18 की भी हो सकती हैं. शायद मैंने कोई आउटपुट पे कर रखा हो, शायद मैंने कोई इनपुट ले रखा हो जो 17-18 को पर्टेन करता है, लेकिन मैंने उसको क्लेम किया है 1819 में, या मैंने रिवर्सल किया है 1819 में. और 18-19 के कुछ क्रेडिट्स शायद मैंने 19-20 में लिए हो, कुछ टैक्स लायबिलिटीज शायद 19-20 में डिक्लेयर करी हो. उसके लिए तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया. अगर हम 18-19 की कुछ आइटम 19-20 में रिफ्लेक्ट करते हैं, उसका ऑप्शन तो लॉ में या फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, लेकिन 17-18 की आइटम्स जो 18-19 में हमें डाली है, हमने 18-19 के 3B में डाली है, उसको कैसे एनुअल रिटर्न में नॉक ऑफ करना है, सेट ऑफ करना है, उसके लिए लॉ साइलेंट है, फॉर्म साइलेंट है. इसलिए कहीं ना कहीं पे हम लोग अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करेंगे कि 17-18 की फिगर्स को कैसे इस्तेमाल करें. We have already filed more than 75 annual returns in our office in the. हम 75 से ज्यादा एनुअल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं. नाउ वी हैव अ सिंपल लॉजिक कि इसको प्रोसीड कैसे करना है, इसको कंपाइल कैसे करना है, सो दैट हम लोगों का टाइम कम से कम लगे और जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट आए. नॉट मियरली टू द बेस्ट, इट शुड बी एक्यूरेट रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ. मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए अपना पीपीटी यूज करूंगा. सर, एक बार ये आपको एबल करना पड़ेगा स्क्रीन शेयरिंग. एक मिनट जी बस. हाँ जी, हो गया सर स्क्रीन शेयर. हाँ जी, हो गया. सो स्टार्टिंग, सबसे पहले एनुअल रिटर्न किस किस को फाइल करनी है, तो साथ में हमारा एक एजेंडा रहेगा ऑडिट्स का भी. तो एनुअल रिटर्न जो फॉर्म है, किस टैक्स पेयर को फाइल करनी है. जब तक रिलैक्सेशन नहीं आई थी तो हमारा जो सिंपल रूल ये था कि 2 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर हो या 2 करोड़ से ऊपर वाला टैक्स पेयर. जब तक कोई रिलीफ नहीं आया था जो 17-18 और 18-19 के लिए आया था, तब तक एनुअल रिटर्न सबको फाइल करनी थी, चाहे उसकी टर्नओवर 0 हो, चाहे उसकी टर्नओवर 100 रुपए हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो. यानी पहले सबको एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी. लेकिन ऑडिट किसको कराना था, फॉर्म 90 किसको भरना था, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा थी, जिसकी पैन की टर्नओवर, पैन लेवल के ऊपर जो टर्नओवर थी वो 2 करोड़ से ज्यादा है. एनुअल रिटर्न सबको फाइल करनी थी. लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन करा था, 2019 में ही कर दिया था, जिसमें 17-18 और 18-19 दोनों सालों के लिए उन्होंने क्या रिलैक्सेशन दिया कि 2 करोड़ से नीचे वाले टैक्स पेयर जिनकी एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हैं, उन सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना ऑप्शनल होगा. अगर वो चाहें तो वो अपनी एनुअल रिटर्न भर दें. अगर एक मिनट जी. हाँ जी सर. हाँ जी बोलिए सर, वो बीच में रुक गया था स्क्रीन. बोलिए सर. अगर आप लोग एनुअल रिटर्न नहीं भरते हैं तो वो जो नोटिफिकेशन है जिसने रिलैक्सेशन दिया था, उसमें ये लिखा गया है अगर आपने एनुअल रिटर्न भरी तो जो फॉर्म आपने भरा हम उसको एनुअल रिटर्न मानेंगे. लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी तो जो ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 9 है, जो डिपार्टमेंट खुद जनरेट कर रहा है आपके ही GSTR 1 3B के डाटा से, वो उसको एनुअल रिटर्न मान ले. इसीलिए मेरी एडवाइस यही है, जहां जहां पे भी मेरी कोई भी एडजस्टमेंट है, चाहे 17-18 की एडजस्टमेंट 18-19 में हुई है,
या 18-19 की कोई एडजस्टमेंट 19-20 में हुई है, वो सारे लोग ऑप्शन का इस्तेमाल ना करें और अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करें, ताकि वो लोग अपनी रिकंसिलेशन को कंप्लीट कर सकें। 2 करोड़ से ऊपर आए तो एक रिलैक्सेशन आई कि 2 करोड़ से नीचे वाले को एनुअल रिटर्न ऑप्शनल होगी, 2 करोड़ से ऊपर वाले को एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसी के साथ 2020 में एक नई रिलैक्सेशन ऐड हुई ऑडिट के अंदर। ऑडिट की जो पहले लिमिट 2 करोड़ थी, ऑडिट की जो पहली लिमिट 2 करोड़ थी, उसको सिर्फ और सिर्फ 18-19 के लिए, 17-18 के लिए नहीं, 19-20 और उसके बाद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 18-19 के लिए उन्होंने टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया है। 2 करोड़ से नीचे वाला ऑडिट कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, लेकिन लॉ में मैंडेट नहीं है, लॉ में एप्लीकेबल नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर वाले टैक्स पेयर को ऑडिट कराना मैंडेटरी है। और सर जब जब हम ये टर्नओवर की बात करेंगे, 2 करोड़ हो चाहे 5 करोड़ हो, एनुअल रिटर्न की बात करें या ऑडिट की बात करें, हमें टर्नओवर लेनी है ऑल इंडिया बेसिस पे। जो पैन की टर्नओवर है उसके बेसिस पे लेनी है। एक बारी पैन के ऊपर वो टर्नओवर आ गई, से 5 करोड़ या 7 करोड़ आ गई, उसके बाद जितने भी जीएसटीएन है, चाहे उनकी इंडिविजुअल 2 रुपए टर्नओवर है, 200 रुपए टर्नओवर है, 2 लाख टर्नओवर है, वो मैटर नहीं करता। पैन लेवल के ऊपर अगर एनुअल रिटर्न और ऑडिट एप्लीकेबल है तो नीचे वाली सारी ब्रांचेस के लिए, नीचे वाले सारे जीएसटीएन के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें 1 to 1 जीएसटीएन लेवल के ऊपर मुझे नहीं दे। एक और इशू हम लोगों को हमेशा रहता है कि सर कोई ऐसी कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर है जिसमें हमें एनुअल रिटर्न या ऑडिट नहीं कराना। सर एक चीज बहुत सिंपल है हमारे जीएसटी एनुअल रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में, ऑडिट तभी होगा जब एनुअल रिटर्न है। बिना एनुअल रिटर्न के जीएसटीआर 9C हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बोलता है आपको रिकंसिलेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न के बीच में। और जब एनुअल रिटर्न ही नहीं होगी तो रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं, जब रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो ऑडिट नहीं होगा। तो जहां पे एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है वहां ऑटोमेटिकली ऑडिट भी नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अब मेरा इशू सिर्फ इतना है, कौन सी वो कैटेगरीज हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है। आप और मैं नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, हम लोगों के ऊपर एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी एक ब्रांच है जिसके पास सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, वो सारी सर्विसेज का बिल अपने पास लेती है और वहां से वो सारे अपने जो भी अलग अलग ब्रांचेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। या मैं अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता हूँ, या पंजाब से कोई ट्रेड फेयर के लिए दिल्ली के अंदर आया, ट्रेड फेयर 14 दिन की लगती है दिल्ली के अंदर, 14 दिन उसने ट्रेड फेयर करी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन ली, अपने टैक्सेस पे करे और चला गया। या उसी ट्रेड फेयर में इंडिया के बाहर से कोई पर्सन आया, उसने रजिस्ट्रेशन ली, रजिस्ट्रेशन लेके 15 दिन जो काम किया उसका टैक्स पे किया, चला गया, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, 3 कैटेगरी तो वैसे ही आउट हो गई। क्या इसके अलावा भी कोई और कैटेगरी है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? सर अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और कैटेगरीज आती है। एक आती है टैक्स डिडक्टर की, मैं अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को सप्लाई कर रहा होता हूँ तो वो लोग मेरा टैक्स डिडक्ट कर रहे होते हैं, उनके पास भी एक डिडक्शन का नंबर है, एक जीएसटी का नंबर है जिसको हम टीडीएस नंबर बोलते हैं। सिमिलरली जो लोग ई कॉमर्स पे काम कर रहे होते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास भी एक नंबर होता है टैक्स कलेक्टर का, वो भी टैक्स पेयर है जीएसटी के अंदर, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करानी होती है जीएसटी के अंदर। वो सारी रजिस्ट्रेशन जो है टैक्स डिडक्टर की हो चाहे टैक्स कलेक्टर की हो, उन लोगों को जीएसटी में रिटर्न भी फाइल करनी है, लेकिन एनुअल रिटर्न पर से फाइल करना उनके लिए जरूरी नहीं है। तो 5 कैटेगरीज हैं जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं। इन पांचों के अलावा गवर्नमेंट ने 2 रिलैक्सेशन और दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है फॉरेन एयरलाइंस को। फॉर एग्जाम्पल मेरी दुबई की कोई एयरलाइंस है, एमिरेट्स ले लेते हैं या कुवैत एयरलाइंस ले लेते हैं, कोई भी एक एयरलाइंस है, वो इंडिया जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन अदरवाइज उनकी इंडिया में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन सारे केसेस के अंदर एक और रिलैक्सेशन उनको ये मिला कि क्योंकि आप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो, आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते हो,
तो ठीक है, आप सिर्फ एनुअल रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपको 9C ऑडिट कराने की नीड नहीं है। सिमिलरली OIDAR सर्विसेज है। OIDAR सर्विसेज का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल Amazon। Amazon तो वेब प्लेटफॉर्म है, आपने और मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, वो लोग GST जमा करा रहे हैं, लेकिन वो इंडिया में तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ GST जमा करा रहे हैं क्योंकि एक प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें नेटफ्लिक्स हो सकता है, ऑनलाइन गेमिंग हो सकती है, कोई भी चीज है। तो उन सारे केसेस के अंदर उन्होंने एक रिलैक्सेशन दे दिया कि इन लोगों को ना एनुअल रिटर्न करानी है ना ऑडिट करानी। वो टेक्निकली 6 कैटेगरीज को ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है, जिसमें 5 ऊपर जो रेड वाली है और एक OIDR। और फॉरेन एयरलाइंस को एनुअल रिटर्न तो फाइल करना है, लेकिन उनको ऑडिट के अंदर एग्जाम्पशन है। मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट और नहीं कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट इशू ये आता है कि अगर हमारी एनुअल रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुई, अगर हमारी एनुअल रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? तो सर उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सिंपल हैं। पेनल्टी आपकी लगेगी 200 रुपए दिन के हिसाब, 200 पर डे के हिसाब से आपके ऊपर लेट फी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसकी कैपिंग है, उसकी कैपिंग है 0.5% ऑफ द टर्नओवर। 0.5% ऑफ द टर्नओवर का मतलब क्या हो गया? 1 लाख की अगर किसी की टर्नओवर है तो उसके ऊपर 500 रुपए, 0.5%, 500 रुपए मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। अगर उसने 10 दिन का डिले किया तो 200 इंटू 10 के हिसाब से 2000 होता है, लेकिन उसकी पेनल्टी 2000 नहीं रहेगी, उसकी पेनल्टी रहेगी 1 लाख का 0.5%, यानी सिर्फ 500 रुपए। सिमिलरली अगर किसी की टर्नओवर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ है, उन सारे केसेस के अंदर भी 200 पर डे वर्सेस 0.5% ऑफ द टर्नओवर, इन दोनों के अंदर टर्नओवर की 0.5% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा नहीं जा सकता। तो मैं इन अदर वर्ड बोल सकता हूँ लोअर ऑफ द फॉलोइंग, 200 रुपए पर डे और 0.5% ऑफ द टर्नओवर, जो दोनों में से कम होगा वो लेट फी मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब सर मैं एनुअल रिटर्न को स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर सर जिन जिन लोगों के पास एनुअल रिटर्न की फिजिकल कॉपी है और अगर वो कॉपी को खोल सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, तो आप लोगों के लिए कोरिलेट करना थोड़ा सा और इजी हो जाए। जब हम एनुअल रिटर्न को देखते हैं तो एनुअल रिटर्न में टोटल 6 हिस्से, जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसमें टोटल 6 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सबसे बेसिक है जिसमें नेम, GSTN, लीगल नेम, ईयर वगैरह आता है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा पार्ट 2 से। पार्ट 2 मेरा जो डील करता है वो डील करता है आउटवर्ड सप्लाईज एंड टैक्सेस पेबल। यानी पार्ट 2 के अंदर मेरे को क्या बताना है, मेरी सप्लाईज कितनी थी, मेरा टैक्स पेमेंट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। पार्ट 3 के अंदर मेरे को बताना है कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इसमें अभी जो टेबल है हम धीरे धीरे करके उन टेबल्स के अंदर भी जाएंगे। अभी पहले हम ये समझ लें कि पूरा फॉर्म बना कैसे हुआ है, वो कैटेगराइज कैसे है, ताकि जब हम इंडिविजुअल में जाए हमें ये पता रहे कि अच्छा ये चीजें अलग से अभी पड़ी हुई। तो सबसे पहले आउटपुट की बात करी पार्ट 2 में, जिसमें 2 टेबल्स हैं। आउटपुट के बाद उसने चला गया इनपुट टैक्स के ऊपर। इनपुट टैक्स में 3 टेबल है। 3 टेबल कौन कौन से हैं? आपने क्लेम कितना किया, आपने रिवर्स कितना किया, और आपने GST या 2A के साथ मैचिंग के अंदर क्या रिकंसिलिएशन आ रही है, 2A के साथ मैचिंग में कोई गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कितना क्लेम किया, टेबल 6, कितना रिवर्स किया, टेबल 7, 2A के साथ मैचिंग के लिए टेबल नंबर 8। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। इसके बाद मेरा क्या निकल के आता है कि सर टोटल टैक्स पेबल कितना है, पे कितना कर दिया, वो पार्ट 4 का टेबल नंबर 9 बन जाता है। यानी आउटपुट, इनपुट, टैक्स पेबल। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला एक नया पार्ट डाला, पार्ट 5। नया पार्ट नहीं, मतलब 17-18 के लिए भी था, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। नया पार्ट है पार्ट 5। उसके अंदर वो कहते हैं आपका चाहे आउटपुट हो, आपका चाहे इनपुट हो, whether it is output or input, if it pertains to 1819, if it pertains to 1819 but is declared in 1920, वो अमाउंट चाहे आउटपुट की हो चाहे इनपुट की थी, चाहे आउटपुट की थी चाहे इनपुट की थी, वो थी तो 18-19 की, लेकिन उसको मैंने कब दिखाया, 19-20 के अंदर। अगर मैंने उसको 19-20 में दिखाया है तो गवर्नमेंट बोलती है आप उसको पार्ट 2 में मत डालना, पार्ट 3 में मत डालना, आप उसको सीधा पार्ट 5 में डालना। यानी जो टैक्स
जो आईटीसी 19-20 में डला है, अगर उसमें कोई अमाउंट 18-19 की है तो वो हमें पार्ट 5 में डालना है। उसके बाद पार्ट 6 के अंदर मेरी अदर इंफॉर्मेशन आ जाती है, रिफंड, डिमांड, एचएसएन वगैरह, जो कि आज की डेट में मोर और लेस सारा ऑप्शनल हो चुका है। तो मैं उसकी डिटेल और इंटीग्रिटी में इंडिविजुअली जब हम फॉर्म पे आएंगे तब देखेंगे। तो बेसिकली 5 पार्ट्स मुझे ध्यान रखने हैं। 5 पार्ट्स क्या है? एक आउटपुट, इनपुट, टैक्स पेमेंट, 18-19 की आइटमें जो 19-20 में दिखाई हैं, और एक अदर इंफॉर्मेशन जिसको मैं एचएसएन बोलता हूं। तो 5 इंफॉर्मेशन हैं जो मेरे को सिर्फ कंपाइल करनी। अब सर एक और क्वेश्चन हर बार ही आता है कि जब मैं जीएसटीआर 9 बनाऊंगा तो मैं डाटा किसका यूज करूंगा? 3B का यूज करूं, 1 का यूज करूं? पहले सर इनपुट टैक्स की बात करते हैं। इनपुट टैक्स के अंदर कोई 1 जैसा फॉर्म तो है नहीं, इनपुट तो सारा का सारा 3B से ही चलता है। तो इनपुट के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो जीएसटीआर 3B का डाटा है वही मेरा बेसिस होगा। लेकिन जब मैं आउटपुट की बात करता हूं तो आउटपुट के अंदर मेरे पास 2 फॉर्म्स हैं, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9। 3B में भी मैं आउटपुट की डिटेल डाल रहा हूँ, जीएसटीआर 1 में भी आउटपुट की डिटेल डाल रहा हूँ। तो 1 का डाटा यूज करूं या 3B का डाटा यूज करूं? तो सर गवर्नमेंट ने फॉर्म की इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 और 7 के अंदर ये लिखा हुआ है कि पहले आपको ये देखना है कि टैक्स की पेमेंट कौन से साल में हुई है। उसके बाद अगर टैक्स की पेमेंट जिस साल में हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप जीएसटीआर 1 का डाटा ले लीजिए। यानी मैं 1 को एक बारी के लिए छोड़ दूं, मेरे को गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि जीएसटीआर 9 को भरने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आप लोगों ने टैक्सेस कब पे किए हैं। अगर आपने टैक्स 18-19 का टैक्स 18-19 में ही कर दिया है तो 18-19 के बेसिस पे होगा। अगर आपने 19-20 में किया तो वो आप पार्ट 5 में लेके जाओगे कि मैंने 18-19 का टैक्स 19-20 में करा है। तो यानी बेसिस जो होगा फॉर्म को भरने का वो सिंपल वर्ड्स के अंदर वो होगा जो जीएसटीआर 3B का डाटा है। 1 से आप कोरिलेट कर सकते हो, मैच कर सकते हो, रिकंसाइल कर सकते हो, लेकिन जो बेसिस होगा वो 3B का डाटा होगा। तो जीएसटीआर 9 की इंस्ट्रक्शन तो थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने बार बार क्वेश्चन पूछा, तो गवर्नमेंट ने 3 जून 2019 की प्रेस रिलीज के अंदर भी क्लैरिफाई कर दिया कि आपको जो जीएसटीआर 3B का डाटा है उसके बेसिस पे इस फॉर्म को भरना है। आप जीएसटीआर 1 को एक बारी के लिए साइड पे रखेंगे, आपको सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि मैंने टैक्सेस कौन से साल में पे करे। 18-19 का 18-19 में किया तो पार्ट 2, 18-19 का 19-20 में किया तो पार्ट 5। अभी इन सारी चीजों को जब हम इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कशन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि जीएसटीआर 9 के टोटल 6 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इररिलेवेंट है, नेम एक्सेट्रा। उसके बाद 5 पार्ट है, आउटपुट, इनपुट, टैक्स पेमेंट, 18-19 की आइटम जो 19-20 में गई है, और एचएसएन। 5 पार्ट्स के अंदर मेरा फॉर्म डिवाइडेड है। अब हम इन 5 पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे 2 कैटेगरीज के अंदर, एक आउटपुट के अंदर, एक इनपुट के अंदर, और इन दोनों के साथ टैक्स पेमेंट ऑटोमेटिकली लिंक रहेगी। जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो हम आउटपुट की अलग करेंगे, इनपुट की अलग करेंगे। बट उससे पहले एक बार हम फॉर्म को रन थ्रू कर लेते हैं कि फॉर्म की प्रिसाइज रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो फॉर्म क्या, पार्ट 2 सबसे पहला पार्ट हमारे सामने नजर आता है। उस पार्ट 2 के अंदर 2 टेबल है, टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 की एक्सपेक्टेशन क्या है? गवर्नमेंट आपसे ये चाहते हैं कि आप टेबल नंबर 4 में ये बता दो कि आपकी टोटल सप्लाईज जिसपे टैक्स पे करना है वो कितनी है। टोटल सप्लाईज जिसपे टैक्स पे करना है वो कितना है, चाहे वो नॉर्मल चार्ज का हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो। चाहे वो नॉर्मल मैंने माल बेचा उसकी लायबिलिटी है या रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, आप मेरे को ये बता दो टोटल सप्लाईज कितनी आपने करी जिसपे टैक्स पे करना है, चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज की हो चाहे रिवर्स चार्ज की हो। तो इसमें 3 चीजें आती है सर, एडवांस, आरसीएम और मेरी सप्लाई, जिसके ऊपर मुझे टैक्सेस पे करने हैं। एडवांस ऑफ गुड्स के ऊपर अब तो करना नहीं है, 15/11/2018-17 को वो एग्जेम्प्ट हो गया था, लेकिन एडवांस ऑफ सर्विसेज पे आज भी जीएसटी पे होता है। तो एडवांस ऑफ सर्विसेज
इनवर्ट सप्लाईज का मतलब आरसीएम या कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जिसपे मुझे टैक्स पे करना है, ये टेबल 4 के अंदर आएगा। और टेबल 5 में आएगा वो आइटम्स जिसके ऊपर मैंने सप्लाई तो करी है, मैंने माल तो बेचा है, मैंने सर्विस तो बेची है, लेकिन मेरे को टैक्स पे नहीं करना। टैक्स क्यों नहीं पे करना? शायद वो एग्जेम्प्ट थी या नील रेटेड थी या नॉन जीएसटी सप्लाई थी, या मैं तो जीटीए हूं, मैं तो ट्रक ओनर हूं, मैं सप्लाई करूंगा, सामने वाला रिवर्स चार्ज पे करेगा, तो मेरे हाथ में कोई टैक्स पे नहीं होना था। या मैंने एक्सपोर्ट करा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उन सारे ही केसेस में हाँ मैंने सप्लाई करी है लेकिन मुझे टैक्सेस पे नहीं करने, तो वो टेबल नंबर 5 में जाएगा। मैं फिर से कंसाइज कर रहा हूँ, टेबल 4 में जिस जिस अमाउंट पे मुझे टैक्स पे करना है, चाहे वो एडवांस हो, सप्लाई हो, रिवर्स चार्ज हो, वो डिटेल आएगी। टेबल 5 में आएगा मैंने माल बेचा है, मैंने सर्विस बेची है, लेकिन उसके ऊपर मुझे टैक्स पे नहीं करना है, वो टेबल नंबर 5 में। अब एक बार सर टेबल नंबर 4 को नजर मार लेते हैं। टेबल नंबर 4 कुछ नहीं है सर, रेप्लिका है आपके जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 का रेप्लिका का मतलब जैसी डिटेल जीएसटीआर 1 में डाली जाती है, कुछ उसी प्रकार की डिटेल वो टेबल नंबर 4 में मांगता है। वो बोलता है आप ये बता दो सर आपकी B2C कितनी थी, मेरी 100 रुपए B2C थी, मैंने बता दिया। आपकी B2B सप्लाई कितनी थी, आपने एक रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी सप्लाई करके दी। आपकी एक्सपोर्ट्स जो आपने करी विद पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आपको टैक्स पे करना है, बाद में आप रिफंड ले लोगे वो बात अलग है, लेकिन आप अपफ्रंट उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो। सिमिलरली SCZ को मैं सप्लाईज कर रहा हूँ, SCZ को मैं सप्लाईज कर रहा हूँ और उस पर मुझे टैक्स पे करना है। डीम्ड एक्सपोर्ट्स, अगर मैंने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी है जो हमारी जीएसटी एक्ट के अंदर डीम्ड एक्सपोर्ट है, तो वो ट्रांजैक्शन मेरी आ जाएगी। वो एडवांसेस जो मैंने रिसीव करे थे इस साल के अंदर, वो एडवांसेस जो रिसीव करे थे मैंने इस साल में, लेकिन मैंने अभी तक उनका इनवॉइस नहीं काटा। अगर मैं इनवॉइस काट चुका होता तो वो तो या तो B2B B2C एक्सपोर्ट्स किसी और कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुकी होती। तो ये कह रहे हैं आपके पास एडवांस आया लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं काटा, यानी आपकी लाइबिलिटी है लेकिन अभी तक वो आपकी इनकम नहीं बनी है, तो वो आप 4F में बता देंगे। इसके बाद जिस अमाउंट के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज पे करना है आप वो बता देंगे। तो मैंने क्या बताया सर, मैंने अनरजिस्टर्ड को कितना बेचा, मैंने रजिस्टर्ड को कितना बेचा, मेरी एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस कितने हैं, मेरी SCZ सप्लाईज कितनी है, मेरी डीम्ड एक्सपोर्ट्स कितनी है। तो पहली A से E जो है, A से E जो है, ये तो मेरी नॉर्मल सप्लाई की अलग अलग कैटेगराइजेशन है। उसके बाद एडवांसेस मेरी लाइबिलिटी साइड पे मुझे नजर आएंगे कि बैलेंस शीट जब मैंने क्लोज करी तो मेरे पास कितना एडवांस पड़ा हुआ था। और 4G, टेबल 4 का G, ये रिवर्स चार्ज पे मुझे कितना अमाउंट पे करना था, वो 4G में मैं लिखा। इसी के साथ मेरा वो टोटल निकाल देगा। अब वो बोलता है ठीक है इसके साथ आप ये बता दो कि आपका कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट था या नहीं था, या आपने कोई अमेंडमेंट B2B की कोई अमेंडमेंट करी है नहीं करी है, एक्सपोर्ट विद पेमेंट की कोई अमेंडमेंट करी है नहीं करी है। अगर आपने वो करी है तो वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पे अलग से बता दीजिए। सर इसके अंदर मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी 100 रुपए की B2B सप्लाई थी, गलती से वो पहले 1000 रुपए चली गई थी, गलती से पहले 1000 रुपए चली गई थी, मैंने उसको अमेंड करके वापसी 100 रुपए कर दिया था। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बोलूं सर इसको सीधा ही 100 रुपए दिखा दूं, सीधा मैं यहाँ पे 100 रुपए डालूं, मैटर क्लोज, 100 रुपए की सप्लाई थी, या मैं पहले यहाँ पे 1000 रुपए डालूं कि सर मेरी 1000 रुपए की सप्लाई थी, और यहाँ पे मैं माइनस 900 रुपए डालूं, तब जाके वो मेरा 100 रुपए निकल के आएगा। तो आई विल एडवाइस कि आप लोग इसमें सीधा 100 रुपए डालें, ये 1000 माइनस 900 मत करो, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऑटो पॉपुलेट होके यही आएगा 1000 माइनस 900, लेकिन बेटर ये रहेगा आप सीधा यहाँ पे 100 रुपए डाल दीजिए। यानी अमेंडमेंट्स अगर उसी साल में हो चुकी हैं, 18-19 की अमेंडमेंट अगर 18-19 में ही हो चुकी है, तो आप यहाँ पे फाइनल फिगर रिपोर्ट करिए, आप उसको अमेंड मत करिए। मतलब ये मत दिखाइए पहले 1000 था फिर 900 रुपए कर दिया। उसकी रीजन क्या है, जहां पे 1 या 2 या 4 या 5 अमेंडमेंट्स है आपको समझ लग जाएगा, लेकिन कई बार हमने देखा कई केसेस के अंदर अमेंडमेंट्स ही इतनी सारी हो जाती हैं कि पूरे पूरे पहले 3 महीने की अमेंडमेंट्स 500 अमेंडमेंट्स होगी या 300 अमेंडमेंट्स होगी, 200 अमेंडमेंट्स होगी, तो हम लोग ही कंफ्यूज हो गए कि इनमें क्या डालें। तो जब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपके पास फिगर्स अवेलेबल है तो आप सीधी B2B में डालो,
आज फाइनल बुक से मेरी B2B की फिगर सीधी निकल के आ रही है, मैं वो फिगर डाल रहा हूँ, काम खत्म हो गया। मैं क्यों अमेंडमेंट्स में अपना दिमाग खराब करूँ? तो सर ये मेरी जो है ये टेबल 4 कंप्लीट होता है कि मेरे को किस किस के ऊपर टैक्सेस पे करने हैं, चाहे वो नॉर्मल सप्लाईज हो, चाहे मेरे एडवांसेस हो, चाहे रिवर्स चार्ज हो, इनके रिलेशन में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, तो ये सारा मेरा टोटल करके आ जाता है कि आपको फाइनली इस अमाउंट के ऊपर टैक्सेस पे करना। इसके बाद टेबल नंबर 5 में आता है वो सप्लाई, मैंने माल बेचा है, मैंने सर्विस बेची है, लेकिन मुझे टैक्स पे नहीं करना, तो वो आता है एक्सपोर्ट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मैंने एलयूटी में एक्सपोर्ट किया, या एससीजेड सप्लाईज, मैंने एससीजेड को माल बेचा है, सर्विस बेची है, लेकिन वो भी एलयूटी के बेसिस पे बेचा है, तो मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे नहीं करना। मैंने सप्लाईज करी, लेकिन मेरे रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एडवोकेट हो, आपकी लीगल सर्विसेज पे सामने वाले को आरसीएम पे करना है, लेकिन क्योंकि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आपने इनवॉइस काटा था, आपने सप्लाई करी थी, लेकिन टैक्स आपको पे नहीं करना था, टैक्स सामने वाले को पे करना था। यानी सप्लाई आपकी है, लेकिन आपको टैक्स पे नहीं करना है, सामने वाले को करना है, तो आप 5C में डालोगे सप्लाई ऑन विच रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्सेस। 5D के अंदर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आ जाएंगी, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज, तीन कैटेगरीज होती हैं। एग्जेम्प्टेड का मैं नॉन जीएसटी से स्टार्ट करता हूँ। नॉन जीएसटी का मतलब वो सप्लाईज जिसके ऊपर जीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और 5 तरह के मेरे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पे जीएसटी एक्ट ही नहीं लगती, क्योंकि एक्ट ही नहीं लगती, हम इसको बोलते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। नील रेटेड का मतलब क्या है? सर जिसकी जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसी के अंदर उसको बोला गया कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसी में बोल दिया गया कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। और एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल नोटिफिकेशन में तो बोला कि टैक्स लगेगा, ओरिजिनल नोटिफिकेशन में तो बोला इस पे टैक्स लगेगा, लेकिन लेकिन एक बाद में नोटिफिकेशन इशू हुई जिसमें बोल दिया कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर 18% का टैक्स है, मेरी नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट कहती है कि एजुकेशन के ऊपर 18% का टैक्स, लेकिन जब मैं 12/2017 पढ़ता हूँ, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ, उसमें लिखा अगर स्कूल दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। यानी ओरिजिनल नोटिफिकेशन में टैक्स लगा हुआ है, सब्सिक्वेंट किसी नोटिफिकेशन में उसमें से पूरी सर्विस या कुछ सर्विस, जैसे इस केस में सिर्फ स्कूल्स को एग्जेम्पशन दे दी लेकिन कोचिंग को एग्जेम्पशन नहीं दी, तो वो वाली मेरी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में होती है। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आ रही है एग्जेम्प्टेड के अंदर, नील रेटेड में, नॉन जीएसटी के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जेम्प्टेड के अंदर ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। उसके अलावा इन्हीं के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स या कोई अमेंडमेंट्स हैं तो वो हम लोगों को अलग से रिपोर्ट। इन नटशेल टेबल नंबर 4 मेरे को अपनी किताबों से ये देखना है किस किस अमाउंट के ऊपर मुझे टैक्स पे करना था, तो मैं P&L उठाऊंगा, मेरी P&L की क्रेडिट साइड उठाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, उसमें से जो टेबल 4 है जिसपे टैक्स पे करना था वो टेबल 4 में, जिसपे टैक्स पे नहीं करना था टेबल नंबर 5। खर्चे उठाऊंगा, किस किस पे आरसीएम पे करना है, टेबल नंबर 4। लाइबिलिटी साइड में देखूंगा क्या कोई एडवांस पड़ा है जिसपे टैक्स पे करना था, टेबल नंबर 4। मेरा फॉर्म का टेबल पार्ट 2 आउटपुट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर अभी हम अमेंडमेंट्स पे नहीं जा रहे, एडजस्टमेंट्स पे नहीं जा रहे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकली हमको कैसे यूज करना है, टेबल 4 को कैसे यूज करना है, 5 को कैसे यूज करना है। सर आउटपुट यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद आता है इनपुट। इनपुट के लिए जो मेन फॉर्म है, जो मेजर क्रेडिट लेने का तरीका है, वो है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B का ये एक्सट्रैक्ट है इनपुट का। ये सर जो जीएसटीआर 3B के पोर्टल पे नजर आता है 3B के अंदर, ये टेबल नंबर 4 वही है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वहां से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अंदर सर 2-3 कैटेगरी है। सबसे पहले आता है आईटीसी अवेलेबल, मैंने टोटल आईटीसी कितना अवेलेबल है मुझे, उसके 5 हिस्से हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, आईएसडी, ऑल अदर आईटीसी। यानी आईटीसी अवेलेबल के 5 हिस्से,
उसके बाद 4 के बी में आता है मैंने कितना रिवर्सल कर दिया, 42 43 में अदर में, तो 4A में क्लेम किया, 4B में रिवर्स किया, 4C में आ जाता है अवेलेबल माइनस रिवर्स, इफेक्टिव क्रेडिट आपने कितना लिया। 4D में आता है सर इनएलिजिबल आईटीसी। ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन पर्पसेस के लिए, इंटीमेशन पर्पस के लिए, ये कभी भी मेरे क्रेडिट लेजर में हिट होकर रिवर्स नहीं होता। ये तो मैं इंटीमेट कर रहा हूँ कि सर इस महीने मेरा इतना इनएलिजिबल क्रेडिट है, मैंने इस महीने गाड़ी खरीदी थी तो उसका इनएलिजिबल क्रेडिट मैंने बता दिया कि सर इतना मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा जो 3B है उसके अंदर ब्रॉडली 3 हिस्से हैं। मेरा कितना आईटीसी अवेलेबल है, कितना आईटीसी का रिवर्सल है, और मेरा कितना इनएलिजिबल आईटीसी है। ये जो लास्ट पार्ट है इनएलिजिबल आईटीसी वाला पार्ट है, जो लास्ट पार्ट इनएलिजिबल आईटीसी वाला पार्ट है, इसको भूल जाएंगे, ये इररिलेवेंट है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। जो इस्तेमाल होंगे वो होंगे 4A और 4B। अब जब मैं जीएसटीआर 9 देखता हूँ, जीएसटीआर 9 का स्टार्टिंग पॉइंट इनपुट टैक्स के लिए आता है टेबल नंबर 6A में। टेबल नंबर 6A के अंदर आएगा मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट। टेबल 6A कहता है टोटल लूंगा मैं 4A का, ये 4A का टोटल ले रहा है सर, ये पांचों फिगर्स को ऐड करता है, ये पांचों फिगर्स को ऐड करता है, आईसीएस और सेस के अंदर आपका टोटल करके आपको दे देगा। वो ऑटोमेटिकली आपके पास फिगर आ जाएगी कि 3B के अंदर ग्रॉस क्लेम जो आप लोगों ने किया है वो 500 रुपए आई के अंदर है, 300 रुपए सी और एस में, मान लेते 25 रुपए सेस के अंदर है, तो टोटल जो आपका क्लेम है वो आ गया। ये अलग अलग नहीं बताएगा कि सर इंपोर्ट का कितना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कितना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का कितना, रिवर्स चार्ज का कितना, आईएसडी का कितना, ऑल अदर का कितना। वो टोटल फिगर बता देगा कि आपने इन पांचों के अंदर इतना इतना फिगर डाली है, उसका टोटल ये आ गया। अब हमारा काम स्टार्ट होगा। अब हमें इस फिगर को, ये जो टोटल की फिगर आई है, इसको फिर से डिवाइड करना है, फिर से सब डिवाइड करना है। और मैं कैसे डिवाइड करूंगा सर, वहां पे 5 कैटेगरीज हैं, ये जो 5 कैटेगरीज हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, आईएसडी, ऑल अदर आईटीसी, इन्हीं 5 कैटेगरीज में मेरे को इसको डिवाइड करना है। सिर्फ एक चेंज गवर्नमेंट ने कर दिया, उन्होंने बोला कि रिवर्स चार्ज को रजिस्टर्ड का अलग बता देना, अनरजिस्टर्ड का अलग बता देना, रजिस्टर्ड का अलग बता देना, अनरजिस्टर्ड का अलग बता देना, बस एक चेंज किया। उसने बोला आप इसी फिगर को रीडिवाइड कर दीजिए कि इसमें ऑल अदर आईटीसी कितना है, आपका रिवर्स चार्ज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना है, आपका रिवर्स चार्ज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है, आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितना है, और आईएसडी कितना है। उसी फिगर को मैंने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर सर एक और कॉलम आ गया, आईटीसी वीक लिमिट, एक उन्होंने टेबल 6H के अंदर डाल दिया आईटीसी वीक लिमिट। सर इस कॉलम को अभी मैं होल्ड पे रख के चल रहा हूँ, इसको मैं जब टेबल नंबर 8 आएगा तब रीडिस्कस करूंगा कि इस 6H का मतलब क्या है। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है आप B2H का टोटल करिए, इसको आप कंपेयर करिए A के साथ, आप B2H का टोटल करिए, इसको कंपेयर करिए A के साथ, जो डिफरेंस आएगा उसको आप हमें बताइएगा कि क्यों आ रहा है। सर इसको भी जब हम प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ लगेगा, लेकिन एक बार फॉर्म का ओवरव्यू हमें समझ लग जाए कि ये कैसे चलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास 3B से ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट आ गए, उस क्रेडिट को मैंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद कंपेयर किया कि हाँ मेरा कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं। इस चीज में सर जो ओरिजिनल फॉर्म था उसने ये बोला था कि हर आइटम को हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है इफ पॉसिबल। वो 3 कैटेगरीज कौन सी थी, इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। लेकिन जो 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता था, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता था, इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, यहाँ पे सर्विस की बात ही नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ 2 में होना था। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सिर्फ एक ही कैटेगरी में हो सकता था सर्विस की, तो ये सिर्फ सर्विस की। अब गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया 18-19 के लिए, आप इस पूरे के अंदर सिर्फ इनपुट्स में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब इसको क्लासीफाई करें तो आप सिर्फ इनपुट्स में फिगर डाल दोगे तो भी आपका फॉर्म के अंदर गलत नहीं माना जाए। उसके बाद गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट लिए थे ट्रांस 1 या ट्रांस 2 से, वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आता है 6M,
एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड। सर 6M को मार्क कर लीजिए, जब हम अपनी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस करेंगे तो 6M सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। ये मेरा 17-18 की एडजस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल होगा और उन गलत क्रेडिट्स के लिए भी इस्तेमाल होगा जो 2A के साथ मैच नहीं कर सकते। तो 6M को अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इस्तेमाल करना है। इसका मतलब क्या है, एनी अदर आईटीसी अवेल्ड, मैंने कोई आईटीसी तो लिया है लेकिन वो ऊपर में से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, यानी ना ही वो इनवर्ट सप्लाई है, ना आरसीएम है, ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आईएसडी वगैरह कुछ नहीं है। वो एक अलग से मैंने क्रेडिट लिया है जिसको मैं 6M में डालूंगा। उसके बाद मेरा टोटल आ जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक का। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है आपने रिवर्सल्स क्या क्या किए, रिवर्सल्स ऑन पेमेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी उसका रिवर्सल है। रूल 42-43 आपके कोई कॉमन क्रेडिट्स हैं उसका रिवर्सल है, या कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट का रिवर्सल है, कोई 17(5) का रिवर्सल है, किसी भी फॉर्म में आपका कोई रिवर्सल है तो वो आप टेबल नंबर 7 में डाल देंगे। हम आपका टोटल टेबल 6 माइनस टेबल 7 आपका इफेक्टिव आईटीसी हमें पता चल जाएगा कि आपने कितना आईटीसी लिया है। तो यहां पे मेरा इनपुट का क्लेम और रिवर्सल खत्म हो जाएगा। मैंने क्लेम कितना किया, रिवर्स कितना किया, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब मेरा आता है मैचिंग प्रिंसिपल। सर ये मैचिंग जो है ना 2A के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म है आप लोगों के लिए और डिपार्टमेंट के लिए टू अंडरस्टैंड, टू एनविसाज कि आपके कितने सप्लायर्स ने कितना डाटा रिपोर्ट किया है, कितना नहीं किया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका 2A में जो डाटा आ रहा है हम यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर दें। आपका 2A में 100 रुपए आ रहा है, हमने वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट कर दिया। अब आपने क्या बोला कि सर 2A में 100 रुपए आ रहा है, मेरे मान तो मेरा 100% क्रेडिट नजर आ रहा है, अभी के लिए मान रहे 100% क्रेडिट नजर आ रहा है। इसमें से 80 रुपए तो मैंने 18-19 में ही ले लिए थे, 80 रुपए तो मैंने 18-19 में ही ले लिए थे। तो वो कहता है वो तो 6B से आ जाएंगे, मैंने 18-19 के 3B में लिए होंगे 80 रुपए, तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके 80 आ रहा होगा। ये 80 मैंने बोल दिया सर ये मेरा नॉर्मल परचेज का है, ये टेबल 6B है। अभी हम देख रहे हैं वो मैचिंग के लिए कहां से फिगर उठा रहा है, 6B से उठा रहा है। तो 6B से आ गया 80 रुपए। 20 रुपए का जो डिफरेंशियल है सर ये मैंने अगले साल के 3B के अंदर अप्रैल 19 से सितंबर 19 के रिटर्न में लिया हुआ है। तो 80 + 20 100 रुपए, 100 रुपए ही 2A में नजर आ रहा है, मेरा डिफरेंस हो गया 0, मेरा डिफरेंस हो गया 0, मैच हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आ रहा है 110, मैंने क्लेम किया है 100, मेरा डिफरेंस आ रहा है 10 रुपए पॉजिटिव, कि 2A में 10 रुपए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है आप ये बता दो वो जो 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा नजर आ रहा है वो क्यों नजर आ रहा है। एक आईटीसी आपको अवेलेबल था, आप ले सकते थे लेकिन आप लेना भूल गए, उस वजह से है। या एक आईटीसी आपको कभी एलिजिबल ही नहीं था, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का क्रेडिट, स्टाफ वेलफेयर का क्रेडिट जो कभी एलिजिबल ही नहीं था, वो कह रहा है कि आप इन दोनों को इस कैटेगरी में डिवाइड करें। तो एक है 100% मैचिंग जिसमें डिफरेंस 0 आएगा, एक है पॉजिटिव कि मेरा 2A 110 है, क्लेम 100 है, 10 रुपए का डिफरेंस है, अवेलेबल था लिया नहीं, इनएलिजिबल था इसलिए नहीं लिया। तीसरा केस है मैंने क्लेम तो किया है 100 रुपए लेकिन 2A में नजर आ रहा है 90 रुपए, 10 रुपए कम नजर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं सर। मेरे को बहुत सारे प्रोफेशनल बोलते हैं सर ये तो पे ही कराना पड़ेगा, 2A में नजर नहीं आ रहा है तो पे ही कराना पड़ेगा। सर ऐसा लॉ या ऐसा कानून नहीं करता। मैं आज के दिन के कानून की बात करता हूं। आज एक प्रोविजन है, रूल है 36(4), वो एप्लीकेबल है। और 36(4) क्या कहता है कि अगर 2A में 100 रुपए नजर आ रहा है तो आप कितना क्रेडिट ले सकते हो, 110 रुपए। वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है क्या वो 2A में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या कानून में लिखा है वो आप ले सकते हो, लिखा है, तो मैं ले रहा हूं। जब 2A से आज भी कानून 10% फालतू की अलाउंस दे रहा है तो 18-19 में तो ये कानून ही नहीं था। ये कानून स्टार्ट ही 19-20 के अंदर जब हुआ है तो उसी साल में देखेंगे ना सर, 19-20 अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो 18-19 में तो 2A से मैचिंग वाला कोई कानून ही नहीं था।
ठीक है, आप एक रिकंसिलिएशन यहाँ पे छोटी सी बनवा रहे हो, हम करके दे रहे हैं, लेकिन इस बेसिस पे कोई डिमांड नहीं बन सकती, क्योंकि आज का कानून भी ये बोलता है कि 2A से 10% फालतू ले लूं, वो अलग बात है, वो कानून भी चैलेंज पे है। दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और कोलकाता वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट, तीनों हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज है 36-4। इसका क्या फेट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज भी आप मेरे को 2A से 10% फालतू अलाउ कर रहे हो, तो जब मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास पेमेंट का प्रूफ है, मेरे पास, मैं सप्लायर से एक एफिडेविट भी ले लूं कि भाई तूने टैक्स पे किया हुआ है, मेरा क्रेडिट एक एलिजिबल क्रेडिट है, उसकी वजह से मैं पेमेंट टैक्सेस को पे नहीं कराऊंगा। तो यही मेरी आप लोगों को एडवाइस है, जहां जहां पे भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, सर बोगस क्रेडिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रॉड मतलब जो नकली क्रेडिट्स है उनकी बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन क्रेडिट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहां पे आप लोग सर इसको फाइट करिए। आई एम प्रिटी श्योर वी विल soon have a judgment in our favor to help us claim these credits. तो 2A की वजह से आप रिवर्सल मत करिए, बहुत छोटा अमाउंट है, आप पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज आई डू नॉट थिंक कि हम लोगों को रिवर्सल करना है। तो ये तो हुआ सर टेबल 8 का पहला हिस्सा जिसमें 2A के साथ मैचिंग की बात हुई। उसी के बाद टेबल 8 के अंदर एक दूसरा हिस्सा वो कहता है आपने टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कितना क्रेडिट पे किया, कितना ले लिया, कितना नहीं लिया, जो नहीं लिया वो हम आपका लैप्स कर देंगे। यानी अब अगर मैं फिर से समरी करूं, हमने आउटपुट के अंदर पार्ट 2 के अंदर दो टेबल पढ़े, टेबल 4 और टेबल 5। टेबल 4 मेरे को कौन कौन सी सप्लाई पे टैक्स पे करना है, किस किस एडवांस पे टैक्स पे करना है, किस अमाउंट पे रिवर्स चार्ज पे करना है, टेबल 4। टेबल 5 मैंने माल तो बेचा, मैंने सर्विस तो बेची, लेकिन टैक्स पे नहीं करना, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 6 मैंने कितना आईटीसी क्लेम किया है 3B में, उसको मैंने डिवाइड कर दिया, इंपोर्ट कितना, आरसीएम कितना, नॉर्मल कितना, आईएसडी कितना। टेबल 7 मैंने कोई रिवर्सल किया है पूरे साल के अंदर, तो वो किस कैटेगरी में रिवर्सल किया है मैंने उसकी बात कर दी। टेबल 8 2A के साथ मैचिंग हो गई या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ मैचिंग हो गई, मेरा टेबल 4 से लेकर टेबल 8 तक मैटर क्लोज हो गया। इसके बाद आ गया टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 2 के दो हिस्से हैं, टैक्स पेबल, कॉलम नंबर 2 टैक्स पेबल। टैक्स पेबल सर आप ये मान के चलिए जो टेबल नंबर 4 में आपने निकाला है वही आप टेबल नंबर 2 में डालेंगे। जो आपने टेबल नंबर 4 में डाला है वो टेबल नंबर, ये कॉलम नंबर 2 में आना चाहिए। टेबल 4 का टोटल कि मेरे को किस अमाउंट पे टैक्स पे करना है और कितना करना है, वो पेबल यहाँ पे आ जाएगा। पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू आईटीसी सर ये तो आपका 3B से आएगा, फ्रीज आएगा, ना आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूँ, ना डिपार्टमेंट बदल सकता है कि आपने इस पूरे साल में आईजीएसटी के लिए कितना कैश इस्तेमाल किया, कितना सीएसआई किया। पेबल कितना था और पेड कितना है, दो अलग अलग बातें हैं। टेबल 2 आप लोग चेंज कर सकते हो, मैं चेंज कर सकता हूँ। टेबल 3 से लेके टेबल नंबर 7 तक वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, फ्रीज आएगा, ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूँ। अगेन सर जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे इलस्ट्रेशन को तो हमें और अच्छे से ये समझ लेंगे। इसके बाद सर पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है सर, 18-19 की कुछ आइटम्स मैंने 19-20 में दिखाई, उसमें दो कैटेगरीज हो सकती है, एक आउटपुट रिलेटेड और एक इनपुट रिलेटेड। आउटपुट के लिए दो टेबल है, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11। अगर मैंने अगले साल आउटपुट पे किया है, अगले साल मैंने आउटपुट पे किया है तो टेबल नंबर 10। अगले साल मैंने आउटपुट रिवर्स किया है, मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया था, अगले साल रिवर्स किया तो टेबल नंबर 11। सिमिलरली इनपुट के लिए अगर मैंने आईटीसी रिवर्स किया है, आईटीसी रिवर्स किया है तो टेबल नंबर 12, आईटीसी क्लेम किया तो टेबल नंबर 13। और टेबल नंबर 14 के अंदर मैं ये बता दूंगा मेरा पेबल कितना था, पेड कितना था, आईसीएस और इंटरेस्ट के अंदर मैटर क्लोज हो जाएगा। सर अभी जब हम इलस्ट्रेशंस करेंगे तो ये सारे पार्ट, ये सारी चीजें और हम बेटर समझेंगे। इसके अलावा सर अदर इंफॉर्मेशन था, टेबल नंबर 15 रिफंड और डिमांड की डिटेल गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दी, हम भरना चाहे तो भरे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। टेबल 6 के अंदर भी डिटेल थी, वो गवर्नमेंट ने ऑप्शनल कर दी, वो कोई नहीं भर रहा। टेबल नंबर 17 के अंदर HSN वाइज डिटेल्स हैं जो आप लोगों को भरनी है। सर HSN वाइज डिटेल के अंदर 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए तो ऑप्शनल है, 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए ऑप्शनल है, ऊपर वालों को भरना पड़ेगा। इनपुट के लिए उन्होंने एक और आपको एग्जेम्पशन दे रखी है, आप उसको
नहीं भरना चाहें तो आप नहीं भरें, लेकिन आउटपुट के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को भरना जरूरी है। टेबल नंबर 19 ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, इसको हमें कुछ दिक्कत नहीं है। यानी पार्ट 6 जो है ये टेक्निकली बहुत रिडंडेंट पार्ट है, इसमें सिर्फ एक HSN वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये बाकी पूरा पार्ट जो है खत्म हो। अब सर हम इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं और सर कोशिश करेंगे कि हम इलस्ट्रेशन को आराम आराम से फॉलो करें। अगर किसी को किसी इलस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो वो इलस्ट्रेशन का नंबर याद रखेगा, हम बाद में उसी इलस्ट्रेशन नंबर को रिपीट कर लेंगे। सर सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से कंसंट्रेट करेंगे, हम इनपुट को बीच में नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिविजिट करते हैं आउटपुट की डिटेल्स कहाँ कहाँ जानी थी। आउटपुट की डिटेल्स जानी थी पार्ट 2 जिसमें टेबल 4-5 था। टेबल 4 में मेरे को टैक्स पे करना है, सप्लाई पे, एडवांस पे, RCM पे। टेबल 5 मैंने माल बेचा है, सर्विस बेची लेकिन टैक्स पे नहीं किया। उसके अलावा पार्ट 5 में टेबल नंबर 10-11 अगर मैंने कोई टैक्स 18-19 का 19-20 में पे किया है तो टेबल नंबर 10। मैंने 18-19 में ज्यादा टैक्स पे कर दिया था, 19-20 में रिवर्स किया तो टेबल नंबर 11। इसकी मैचिंग मेरी होनी चाहिए पार्ट 4 जिसमें मेरा था कि मेरा पेबल कितना है और पेड कितना है, ये मेरा आपस में मैच होना। तो जब मैं आउटपुट कर रहा हूं, जब मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में 3 पार्ट्स चलने चाहिए, पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 4। और इसी तरीके से हम अपनी इलस्ट्रेशन को भी डिराइव करेंगे। अब पहली केस स्टडी क्या है, मेरा 100 रुपए का टोटल टैक्सेबल वैल्यू थी, मेरी किताबें फाइनल होगी, मेरे को ये पता चल गया मेरी जो एक्चुअल वैल्यू मुझे दिखानी है वो दिखानी है 100 रुपए। इस पे जो मुझे टैक्स देना है वो देना है 18 रुपए। मैंने 18-19 में 90 रुपए दिखाए हैं, मैंने 18-19 में 90 रुपए दिखाए हैं, 16 रुपए 20 पैसे का टैक्स पे किया है। जो 10 रुपए का डिफरेंस था वो 19-20 में मैंने पे किया। जब गलती नजर आ गई तो मैंने 19-20 में इसको पे किया 1 रुपए 80 पैसे। लेकिन जब मैं 1 देख रहा हूं तो 1 के अंदर मैंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है 100 रुपए 18 रुपए, 100 रुपए और 18 रुपए। लेकिन मेरा इंस्ट्रक्शन और प्रेस रिलीज क्या कहती है, आपने जब जब टैक्सेस पे किए हैं वो मेरा बेसिस होगा। ये 19-20 में टैक्स पे हुआ है तो ये फिगर मेरी पार्ट 5 में जानी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा सर ऑलरेडी यहाँ पे। अब उसको लॉजिकली भी हम देखें। सर सबसे पहले मेरे को क्या फाइनल करना है, मैंने अपनी एक रिकंसिलिएशन बना ली इसी फॉर्म में। 1 को आप छोड़ देंगे, 1 की नहीं बनाएंगे, आप बना देंगे बुक्स में मेरी टोटल फिगर कितनी आ रही है जो फाइनल मुझे रिपोर्ट करनी थी। 3B के अंदर मैंने 18-19 में 18-19 का कितना दिया है, 19-20 में 18-19 का कितना दिया, मेरे पास फाइनल फिगर आ गई। अब मेरे पास 3 पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5। सबसे पहला काम सर 19-20 में जो 18-19 की आइटम डाली हम वो डाल दें। मेरे को ये पता है कि मैंने ये 10 रुपए का टैक्स 10 रुपए की वैल्यू और 1 रुपए 80 का टैक्स 19-20 में बताया है, लेकिन ये 18-19 का है। इसको सबसे पहले मैं पार्ट 5 में डाल दूंगा। मैं डाल दूंगा मेरा टैक्सेबल 10, टैक्स 1 रुपए 80 पैसे, नेट ऑफ लॉस। मेरा जो टैक्स और टैक्सेबल है ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1 रुपए 80 पैसे। अब टैक्स पेड ये तो ऑटोमेटिकली 3B से आ रहा होगा 16 रुपए 20 पैसे। इसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल, ये तो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा कि आपने 3B के अंदर 16 रुपए 20 पैसे पे कर रखा है, ये ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अभी हमने 2 चीजें करी सर, हमने किताबें फाइनल करी, मेरा आ गया 100 रुपए 18 रुपए। उसके बाद मैंने ये देखा कि मैंने 19-20 में क्या डाला हुआ है, मैंने 10 रुपए और 1 रुपए 80 डाले, वो मैंने पार्ट 5 में डाल दिए 10 रुपए और 1 रुपए 80 पैसे। अब मेरे को पार्ट 2 भरना है। पार्ट 2 के लिए मैं बोलूंगा किताबें, मेरे को दिखाना कितना था, मेरी लायबिलिटी कितने पे आनी थी, 100 रुपए में। कितनी मैंने 19-20 में दिखा दी, 10 रुपए में। मेरी लायबिलिटी कितने पे थी, 100 रुपए। 19-20 में कितनी दिखा दी, 10 रुपए। 100 माइनस 10 ये मैं पार्ट 2 में डाल दूंगा 90 रुपए। उसका टैक्स 18 माइनस 1 80, 16 रुपए 20 पैसे। और मैंने क्या बोला था, जो टेबल 4 का टोटल है, जो टेबल 4 का टोटल है वही पार्ट 4 में पेबल बनेगा। पेबल 16 रुपए 20 पैसे, 16 रुपए 20 पैसे ऑलरेडी पेड है, मेरी इलस्ट्रेशन पूरी क्लोज है। सर ये सिंपल इलस्ट्रेशन थी जहां पे सीधी सीधी सारी चीजें मैच हो गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम किताबें फाइनल करेंगे। किताबें फाइनल करने के बाद हम ये देखेंगे हम पार्ट 5 में क्या फिगर रिपोर्ट करना है। मैंने पार्ट 5 की फिगर देख ली कि 10 रुपए और 1 रुपए 80 पैसे। फिर पार्ट 2 के लिए हम क्या करेंगे,
बुक्स माइनस पार्ट 5, 100 रुपए टोटल दिखाना था, 10 रुपए 19-20 में दिखा चुका हूं, तो बैलेंसिंग फिगर 90 रुपए है, टैक्स 16 रुपए 20 है, ऑटोमेटिकली पेबल और पेड मैच हो गया। मेरी केस स्टडी, मेरा जीएसटीआर 9 आउटपुट के लिए बंद, मेरा पार्ट 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, आउटपुट के कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये फॉर्म जीएसटीआर 9 कंप्लीट हो गया। अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं सर। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या है, मेरी वैल्यू 100 रुपए है, मेरी वैल्यू 100 रुपए है, टैक्स 18 रुपए है, लेकिन इस साल मैंने 10 रुपए 17-18 के भी पे कर रखे, 10 रुपए मैंने 17-18 के भी पे कर रखे, टोटल मैंने 110 रुपए पे 19 रुपए 80 पैसे पे। सर मेरी अप्रोच चेंज नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा मुझे पार्ट 5 में क्या करना है। 19-20 में कुछ रिपोर्ट किया है, नहीं किया जी, कुछ रिपोर्ट नहीं किया हुआ। 19-20 में कुछ रिपोर्ट नहीं किया तो टेबल नंबर 10 और 11 में मेरा आ जाएगा, सर मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो आउटपुट की 19-20 में गई। सर टैक्स पेड तो ऑटो पॉपुलेट होके 19 रुपए 80 पैसे आ रहा होगा, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। आपने 3B में 19 रुपए 80 पैसे पे किया हुआ, वो यहाँ पे। अब पार्ट 2 के लिए सर मेरा वही लॉजिक है, टोटल कितनी वैल्यू दिखानी थी 100 रुपए, पार्ट 5 में कितनी दिखा दी 0, तो 100 माइनस 0 पार्ट 2 में 100 रुपए आ जाएगा, टैक्स 18 माइनस 0 18 रुपए का मेरा टैक्स आ जाएगा। जो पार्ट 2 के अंदर टैक्स में दिखाऊंगा वही मेरा पेबल बनेगा। पेबल आ रहा है 18 रुपए, पेड आ रहा है 19 रुपए 80 पैसे, फर्क आ गया सर। पेबल 18, पेड 19 रुपए 80 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे की एक्सेस पेमेंट है। क्यों है सर एक्सेस पेमेंट? क्योंकि ये 17-18 का टैक्स है। ये 1 रुपए 80 पैसे जो आपने फालतू पे किए हुए हैं, ये 17-18 का टैक्स है। यानी जब 17-18 का जीएसटीआर 9 फाइल हुआ होगा, जब 17-18 का जीएसटीआर 9 फाइल हुआ होगा, उसके टेबल नंबर 10 में आपने बोला होगा कि सर मैंने 18-19 में 1 रुपए 80 पैसे पे किया हुआ है, और ये जो डिफरेंस है ये उस चीज को वेरीफाई कर रहा है, उस चीज को मैच करा रहा है कि हाँ आपने 17-18 का 18-19 में 1 रुपए 80 पैसे पे किया हुआ है। ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस आपका विजिबल दिखा रहा है कि हाँ आपने 17-18 का 1 रुपए 80 पैसे पे किया हुआ है। आप इसको टेबल नंबर 4 में एडजस्ट मत करना, क्योंकि 9C हिल जाएगा। आपकी 18-19 की रिपोर्टेबल फिगर कितनी है 100 प्लस 0 100 रुपए, आपकी 17-18 की कितनी थी, यहाँ पे मान लेते हैं 80 और 10 90, तो वो ऑटोमेटिकली उस साल की फिगर टोटल आई होगी पार्ट 2 और पार्ट 5 से। इस साल की भी पार्ट 2 और पार्ट 5 से। पार्ट 2 में सब 17-18 की एडजस्टमेंट मत करिएगा, पेबल और पेड में डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस है वो 17-18 का टैक्स बन रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगली इलस्ट्रेशन करते हैं सर। अब सर इस इलस्ट्रेशन के अंदर 3 चीजें हैं। मैंने 18-19 की फिगर भी कम रिपोर्ट करी, तो मैंने उसकी एडजस्टमेंट 19-20 में करी है। मेरे को रिपोर्ट करना था 100 रुपए, मैंने 18-19 का कितना रिपोर्ट किया है 80 रुपए। जो डिफरेंस है 100 माइनस 80 का, वो मैंने 19-20 में रिपोर्ट किया। 17-18 के 10 रुपए मैंने इस साल की 3B के अंदर फाइल करा। अगेन सर लॉजिक मेरा कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपल चलेंगे। किताबें फाइनल हो गई। हाँ 19-20 में कितना जमा कराया 20 रुपए पे 3 रुपए 60 पैसे डाल दीजिए, पार्ट 5 में डाल दो 20 रुपए और 3 रुपए 60 पैसे। पेड ऑटोमेटिकली आएगा, ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ, 16 रुपए 20 पैसे या ऑटोमेटिकली पेड में आ चुका। अब सर पार्ट 2 के लिए मेरा प्रोसेस, मेरा लॉजिक नहीं चेंज होगा। टोटल वैल्यू कितनी रिपोर्ट करनी है 100 रुपए, कितनी ऑलरेडी पार्ट 5 में रिपोर्ट कर दी 20 रुपए, 100 माइनस 20 80 रुपए 18-19 में आ गया। टैक्स 18 माइनस 3 60 14 रुपए 40 पैसे आ गया। और मैंने क्या बोला था, जो पार्ट 2 में टैक्स बनेगा वही मेरा पेबल आएगा। मेरा पेबल आ गया 14 रुपए 40 पैसे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि क्या मेरा 19-20 पूरा 18-19 की टोटल फिगर रिपोर्ट हो गई नहीं होगी। 18-19 की टोटल फिगर रिपोर्ट कितनी होनी थी 100 रुपए। 18-19 की टोटल फिगर रिपोर्ट कितनी होनी थी 100 रुपए। 100 में से 80 रुपए तो मैंने बोला 18-19 में ही कर दिया था। 100 रुपए में से 80 रुपए तो 18-19 में कर दिया था, 20 रुपए 19-20 में किया है। टोटल 80 प्लस 20 100 रुपए मेरे को देना था, 100 रुपए पे मैं टैक्स दे चुका हूँ, तो मेरी 18-19 की रिपोर्टिंग तो पूरी क्लोज होगी। अब एक बार टैक्स पेमेंट की देख लेते हैं। मेरा ये 14 रुपए 40 पैसे यहाँ पे पेबल आ गया।
मेरा पेड कितना आ रहा है? 16 रुपए 20 पैसे। क्या मैंने 1 रुपए 80 पैसे एक्सेस पेमेंट करी है? नहीं सर, ये आपने एक्सेस पेमेंट नहीं करी। इस 16 रुपए 20 पैसे के दो हिस्से हैं, 14 रुपए 40 पैसे 18-19 का, 14 रुपए 40 पैसे 18-19 का, 1 रुपए 80 पैसे 17-18 का। तो इसमें से 1.80 माइनस कर दीजिए, पेड आ गया 14.40, पेबल कितना? 14.40। आपका मैच हो गया। 14.40 18-19 में किए हैं, 3 रुपए 60 पैसे 19-20 में किए हैं, टोटल 18 रुपए आपने पे करने थे, 18 रुपए पे हो गए। सर कहीं पे कुछ लॉजिक में चेंज मत करना, सबसे पहले किताबें फाइनल करो, पार्ट 5 की फिगर डाल दो, बुक्स माइनस पार्ट 5 पार्ट 2 में डालो, टेबल और पेड को एनालाइज करो, आपका 90% फॉर्म ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। सिर्फ किताबें और पार्ट 2 की फिगर चाहिए। अब इस केस के अंदर क्या था, हमने ये 20 रुपए की गलती आइडेंटिफाई कर ली थी, हमने अगले साल रिपोर्ट कर दिया था। अगली केस स्टडी के अंदर ये आइडेंटिफाई नहीं हुई और ये आज तक पेबल है, आज तक पे ही नहीं हुआ। अगेन सर मेरे वही 3 पार्ट्स, पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 5, मेरा लॉजिक अभी भी चेंज नहीं होगा। मैं अभी भी बोलूंगा सबसे पहले पार्ट 5 सर 0 कुछ नहीं रिपोर्ट करना है जी, पेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा 16 रुपए 20 पैसे। पार्ट 2 बुक्स 100 माइनस पार्ट 5 0, 100 माइनस 0 100 रुपए, 18 माइनस 0 18 रुपए। जो पार्ट 2 में टोटल आएगा वही पेबल बनेगा पार्ट 4 का। 18 का पेबल उठ के चला गया पार्ट 4 के अंदर, पेबल 18 रुपए। अब मुझे पे कितने करने थे? 18 रुपए। पेड कितने हैं? 16 रुपए 20 पैसे। बट सर ये 16 रुपए 20 पैसे सारे 18-19 के नहीं है, इस 16 रुपए 20 पैसे में 14 रुपए 40 18-19 के हैं, 1 रुपए 80 पैसे 17-18 के हैं। यानी इस पेड को मैं चेंज करके करूंगा 14 रुपए 40 पैसे। पे कितना करना था? 18 रुपए। पेड कितना है? 14 रुपए 40 पैसे। तो मेरे को DRC 03 से पेमेंट करनी पड़ेगी 3 रुपए 60 पैसे की। अब आपकी टोटल पेमेंट कितनी होगी? 16-20 प्लस 3 रुपए 60 पैसे माइनस 1 रुपए 80 पैसे जो 17-18, वो फिगर आएगी 18 रुपए। अगेन सर आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चलिए पहले पार्ट 5 भरिए, पार्ट 2 में फिगर डालिए, पेबल आएगा, पेबल को पार्ट 4 में ले जाइए और उसके बाद आप पेबल और पेड को कंपेयर कर लीजिए। पेड में देख लो 17-18 का कितना, 18-19 का कितना। सब फॉर्म ऑटोमेटिकली स्मूथली ये बनता जाएगा। आप इसी फॉर्मेट के अंदर अपने बच्चों को बोलो कि मेरे को ये GSTR 1 सर इररिलेवेंट है, ये मैं लेके इसलिए आ रहा हूँ ताकि कई बार मेरे से क्वेरी पूछ लेते हैं तो मैं दिखा दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन इसकी रेलेवेंस नहीं। आप अपने स्टाफ को बोलो हमें ये फिगर्स बना के दे दो, ये पहले 2 कॉलम बना के दे दो, उसके नीचे आप ये छोटा सा एक एक्सेल और बना दो अपने आप, वहां पे आपने खुद एक्सेल से डाल दो कि ये फिगर्स डाल के मेरे पास ले। मैं यही प्रोसेस करता हूँ सर, मेरे को मेरा स्टाफ ये फिगर्स बना के देता है, वो स्टाफ मेरे को नीचे टेबल्स भी बना के देते हैं कि हम कितनी फिगर्स डालेंगे, मैं उसको रीवेरीफाई करता हूँ, हाँ ठीक है। ऐसे ही हमारा इनपुट के लिए बना हुआ। नेक्स्ट सर, अब इस केस के अंदर हमने क्या किया, 17-18 के अंदर मैंने एक्सेस पेमेंट कर दी थी, मुझे टैक्स पे करना था से 200 रुपए पे, मैंने गलती से 210 की पेमेंट कर दी, मैंने 10 रुपए का फालतू टैक्स पे कर दिया और मेरे को ये पता चल गया था, मैंने एनुअल रिटर्न में भी ठीक कर दिया था 17-18 की और मैंने 18-19 की रिटर्नों में भी उतना कम टैक्स जमा करा। अब मेरे भाई आ गया पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 5, क्या मैंने 19-20 में कोई एडजस्टमेंट करी है? नहीं करी है, वो 0-0 हो जाएगी। इसके अंदर पेड ऑटोमेटिकली आ रहा होगा 16 रुपए 20 पैसे, ये ना मैं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हो। पार्ट 2 भी लॉजिक से ही चलेगा, 100 माइनस पार्ट 5 0, 100 रुपए 18 रुपए, ये 18 रुपए ऑटोमेटिकली मेरा पेबल चला जाएगा टेबल नंबर पार्ट 4 टेबल नंबर 9 में। अब आ गया पेबल 18, पेड 16 रुपए 20 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे का डेफिसिट आ गया। अब क्या 1 रुपए 80 पैसे सर पे और करने पड़ेंगे? क्या 1 रुपए 80 पैसे पे करने हैं? नहीं सर, ये ऑलरेडी 17-18 में आपने गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, 17-18 में ऑलरेडी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है। 17-18 के GSTR 9 के टेबल नंबर 11 में आपने बोला भी होगा कि सर मैंने एक्सेस पेमेंट कर दी थी, 18-19 में 1 रुपए 80 पैसे कम जमा करा रहा हूँ। तो ये जो 1 रुपए 80 पैसे कम है, ये उस साल के 17-18 में ये डिफरेंस आ रहा होगा पेबल और पेड में, वहां पे 1 रुपए 80 पैसे फालतू नजर आ रहे हैं।
तो ये आपका वहां से रिकनसाइल होगा। आप इसके लिए दो चीजें देखेंगे, सर मैंने 17-18 के अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है ₹1.80 की, मैंने उस साल के GSTR 9 में भी बताया हुआ कि ₹1.80 की एक्सेस पेमेंट है, ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो आप इसकी एक छोटी सी वर्किंग बना के अपने रिकॉर्ड में रख सकते। नेक्स्ट केस स्टडी, सर इसके अंदर क्या हुआ, मैंने 18-19 में ₹100 जमा कराने थे, लेकिन मैंने गलती से ₹120 जमा करा दिए और ₹3 ये जो ₹20 पे एक्स्ट्रा पेमेंट है अगले साल मैंने एडजस्ट कर दिया। अगेन सर मेरा मेथड वही चलेगा, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5। सबसे पहले पार्ट 5 में फिगर डाल दूंगा, इस बार ये माइनस की फिगर है तो मैंने -20 -3.60 डाला। सर ये जब मैं 9 भरूंगा तो -20 नहीं डालूंगा, जब मैं 9 भरूंगा तो मैं टेबल नंबर 11 में ₹20 लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली माइनस का इंपैक्ट लेगी। मैं जब टेबल नंबर 11 में फिगर डालूंगा तो माइनस नहीं डालूंगा। मेरे यहाँ पे दो टेबल है, टेबल 10, टेबल 11। टेबल 10 कहता है अगर कोई आउटपुट पे कर रहे हो, टेबल 11 अगर आउटपुट रिवर्स कर रहे हो, तो 11 में डालूंगा वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव का इंपैक्ट लेगा। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया कि सर मैं ₹20 पे ₹3.60 19-20 में कम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 18-19 में एक्स्ट्रा करा हुआ। ठीक है जी। पार्ट 4 के अंदर टैक्स पेबल ऑटोमेटिकली आएगा ₹21.60। इसको ना मैं बदल सकता हूँ ना आप। अब सर बहुत ध्यान से, लॉजिक नहीं चेंज होगा, बुक्स माइनस पार्ट 5 यही रहेगा, सिर्फ मैथमेटिक्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। मेरे को कितनी फिगर रिपोर्ट करनी थी सर? ₹100। मेरे को कितनी फिगर रिपोर्ट करनी थी? ₹100। मैंने पार्ट 5 में कितनी रिपोर्ट करी है? -20। सर ध्यान रखेंगे, -20, 100 -20, 100 मैं बोलता था 100 माइनस पार्ट 5, 100 माइनस का -20 वो ऐड हो जाएगा सर, वो आ जाएगा ₹120। टैक्स 18 माइनस माइनस प्लस ₹3.60 ₹21.60। अब ये जैसे ही फिगर चलती है कंफ्यूजन आती है, ये क्या हो गया, ₹120 डालेंगे। सर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मैंने इफेक्टिव रिपोर्टिंग कितनी करी है? 18-19 में ₹120, 19-20 में -20, 120 -20, ₹100 रिपोर्ट हो गया। इतना ही करना था, हाँ ₹100 करना। ₹21.60 -3.60, ₹18, इतना ही रिपोर्ट करना था। ठीक है, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मेरी फिगर जब मैं पार्ट 2 और पार्ट 5 इसका टोटल कर रहा हूँ तो मैच करिए, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ। अब ये जो मेरा पेबल था ₹21.60, ये मैंने क्या बोला था, जो पार्ट 4 टेबल 4 का टोटल आएगा वही टेबल 9 का पेबल बनेगा। पेबल आ गया ₹21.60, ये ऑलरेडी पेड है ₹21.60, आपका मैटर क्लोज हो गया। अगले साल यहाँ पे ₹3.60 आपका पेड कम आ रहा होगा, अगले साल ₹3.60 कम नजर आ रहा होगा, जैसे ये प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमारा था कि ये आपने एक्सेस पेमेंट ऑलरेडी कर रखी है, तो यहाँ पे ₹1.80 कम नजर आ रहा था। सिमिलरली जब आप 19-20 का करोगे तो 19-20 में यहाँ पे ₹3.60 कम नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 18-19 में इतने की एक्सेस पेमेंट करी हुई है। सर नेक्स्ट केस स्टडी, इस केस स्टडी के अंदर क्या है सर, यहाँ पे तो मेरे को ये गलती नजर आ गई थी, मैंने ₹20 अगले साल में जाके ठीक कर दिया। अब मैंने ये गलती ठीक ही नहीं करी, ये ₹120 और ₹21.60 ही, और आज तक ठीक नहीं करी। अगर आप फीसों में एडजस्टमेंट करके करना चाह रहे हो तो वो आप कर लेना, मैं उस पर नहीं। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँ? तो सर वही है, मेरे पहले 3 पार्ट्स आ जाएंगे, पार्ट 2, 4, 5। लॉजिक चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले पार्ट 5 ही सबमिट करेंगे। पार्ट 5 मेरा 0-0 आ गया, मैटर क्लोज। पार्ट 5 मेरा 0-0 आ गया, मैटर क्लोज। पार्ट 4 में ऑटोमेटिकली टैक्स पेड आ रहा होगा ₹21.60, जिसको ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। अब सर क्या होगा, बुक्स माइनस पार्ट 5, 100 माइनस 0, पार्ट 2 में ₹100, 18 माइनस 0 ₹18। ये जो ₹18 है यही टेबल 9 में चला जाएगा, पेबल ₹18। मेरे को पे करने थे ₹18, मैंने ₹21.60 पे कर दिए। ₹3.60 के लिए मैं रिफंड एप्लीकेशन लगाऊंगा कि सर मेरे से गलती से एक्सेस पेमेंट हो गई है ₹3.60 की, तो ये मैं रिफंड एप्लीकेशन लगा के इस क्रेडिट को, इस जो गलत एक्सेस पेमेंट मैंने कर दी है उसका रिफंड डिपार्टमेंट से मांग। सर आई होप यहाँ तक आपको सारी इलस्ट्रेशन समझ लग रही है, अगर नहीं समझ लग रही है तो आप कमेंट में डाल देना, हम उसको जब सेशन क्लोज करेंगे एक बार रिविजिट कर लेंगे।
नेक्स्ट केस स्टडी सर, इसके अंदर अभी तक हम कर रहे थे आईसीएस को क्यूमुलेटिव बेसिस के अंदर, अब मैंने इसको इंडिविजुअल लेवल पे ले आया ताकि अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो हमें पता चले। अब यहाँ क्या है, 18-19 के अंदर आईसीएस मेरा 10-10-10 था और यही मैंने 3B के अंदर रिपोर्ट किया 10-10-10। GSTR1 मेरे लिए गलत गया था, सही गया था, कुछ दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे गलत गया हुआ है तो आप एक डिपार्टमेंट को लेटर फाइल कर सकते हो कि सर मेरा GSTR1 गलत गया हुआ था, अब मैं अमेंड नहीं कर सकता हूँ, मैटर क्लोज। अब मैं अपने फॉर्म के ऊपर आता हूँ। अगेन सर लॉजिक तो चेंज होगा नहीं, सबसे पहले पार्ट 5 मैंने 19-20 में कुछ भी नहीं किया तो वो 0-0-0। पार्ट 2 बुक्स 10 रुपए, पार्ट 5 0, सी 10 रुपए, पार्ट 5 0, एस 10 रुपए, पार्ट 5 0। तो 10-10-10 कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया, सारा पार्ट 2 के अंदर आ जाएगा 10-10। सारी चीजें ऑटोमेटिकली पार्ट 2 में आ जाएंगी। यही मेरी पार्ट 4 में चली जाएंगी 10-10-10, ये ऑलरेडी पेड है 10-10-10, मैटर क्लोज, मेरा काम। ये मेरे ऑलरेडी पेड है 3B के अंदर, ये पार्ट 2 से पार्ट 4 में जाएंगी 10-10-10, ये ऑलरेडी पेड है, मेरा पेबल 0, मैटर क्लोज। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिसमें गलती हो गई। मेरे को पे तो करना था 10-10 और 10, IGST, CGST, SGST 10-10-10 पे करना था। गलती से मैंने 18-19 में 15-15 पे किए थे, गलती से मैंने 18-19 में 15-15 पे किए थे। गलती रियलाइज हो गई, 19-20 में मैंने 5-5 रुपए कम पे किया, क्योंकि एक्सेस करा था तो अगले साल कम कर दिया। आई पे नहीं किया था तो उसकी पेमेंट कर दी, आई पे नहीं किया था उसकी पेमेंट कर दी, सी और एस कम कर दिया। स्टार्टिंग सर सबसे पहले पार्ट 5 10 -5 ये तो ऑटोमेटिकली, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं, जो एडजस्टमेंट 18-19 की 19-20 में करी है वो डाल दी। पार्ट 2 बुक्स में कितना पे करना था 10 रुपए, 19-20 में कितना किया 10 रुपए, तो 18-19 के पार्ट 2 में कितना आएगा 0, 10 -10 0। सी के लिए 10 -5 इफेक्टिव हो जाएगा 15, तो 0 15-15। अगेन जैसे ही ये कंफ्यूजन आती है मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूं, मैंने टोटल कितना पे कर दिया, 18-19 का 18-19 में 0, 18-19 का 19-20 में 10, 10 + 0 10 रुपए, 15 - 5 10, 15 - 5 10, टोटल 10-10-10, यही करना था 10-10। हाँ ठीक है, गलत नहीं जा रही, गलत नहीं जा रहे, मेरे को बुक्स माइनस पार्ट 5 करने पे ऑटोमेटिकली आंसर। अब ये जो पार्ट 2 है, ये जो पार्ट 2 टेबल 4 में आ रहा है, ये टेबल 9 में आ जाएगा, ये टेबल 9 में आ गया 0 15 15। क्या इतना ऑलरेडी पेड है 3B में? हाँ जी पेड है, 0 15 15। मेरी केस स्टडी बंद, मेरा पूरा आउटपुट का मैटर क्लोज हो गया। इसके बाद मेरे हिसाब से आउटपुट की ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज इसके अंदर एंटर हो जाती हैं, क्योंकि हमने ये कर लिया 18-19 का 19-20 में करेंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। 17-18 का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई नेगेटिव इम्पैक्ट 18-19 में कैसे लेना हमने वो भी कर लिया। तो मेरे अकॉर्डिंगली मोर और लेस जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैंने टेकअप कर लिए। इसके बाद भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट में डाल देगा, हम उसको बाद में टेकअप करते हैं। अब आगे सर इनपुट टैक्स रिलेटेड की क्वेरीज। सर इनपुट टैक्स के एक बार फिर से कॉलम रिविजिट कर लें। आउटपुट के लिए तो क्या थे, टेबल 4-5, टेबल 4-5, टेबल नंबर पार्ट 5 के अंदर टेबल 10-11 और पार्ट 9, पार्ट 4 टेबल नंबर 9। इनपुट टैक्स के लिए पार्ट 3 में टेबल 6, 7, 8 और पार्ट 5 में टेबल नंबर 12 एंड 13। टेबल 6 क्या था, ITC कितना लिया है, टेबल 7 कितना रिवर्स किया है, टेबल 8 2A के साथ रिकंसिलिएशन। पार्ट 5 में क्या था, ITC, टेबल 12 में क्या आएगा, ITC 18-19 में ज्यादा ले लिया था, 19-20 में रिवर्स किया है। टेबल नंबर 13, 18-19 का कुछ क्रेडिट 19-20 में लिया है, टेबल नंबर 13। अब एक बार इधर इसकी केस स्टडीज करते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मेरा बुक्स में क्रेडिट 100 रुपए था, 3B में भी 100 रुपए क्लेम किया, 2A में भी 100 रुपए आ। पार्ट 5 सर 0-0, इसमें भी मैं सबसे पहले पार्ट 5 से स्टार्ट किया कि कुछ मैंने 19-20 में किया है, कुछ प्लस माइनस किया, नहीं किया सर 0-0। इसके बाद यहाँ पे मेरे 3 टेबल आ गए, टेबल 6, 7, 8। टेबल 6A ऑटो पॉपुलेट होके 3B से आ रहा होगा 100 रुपए,
टेबल 6 से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा होगा 100 रुपए। इस 100 रुपए को मैं अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा। मेरे केस में ये नॉर्मल परचेज का क्रेडिट है, तो 6B में आ जाएगा 100 रुपए। 6B में आ गया 100 रुपए। मेरा कोई रिवर्सल नहीं है, 0। 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 100 रुपए। 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 100 रुपए। मैचिंग कितनी करेगा? 18-19 में कितना क्रेडिट लिया सर? 100 रुपए। 19-20 में कितना क्रेडिट लिया? 0। 100 प्लस 0 मेरा टोटल आ गया 100 रुपए, डिफरेंस 0। ऑटोमेटिकली मेरी सारी मैचिंग कंप्लीट हो गई। मैंने सबसे पहले क्या किया सर? पार्ट 5 डाला। इस केस में पार्ट 5 कुछ नहीं था, तो 0 0 0। उसके बाद मैंने जो ऑटो पॉपुलेट 6A में आ रहा था 100 रुपए, उसको डिवाइड कर दिया 6B। नॉर्मल क्रेडिट है सर, परचेज का क्रेडिट था। 6B में 100 रुपए आ गया। मैंने इस साल कोई रिवर्सल नहीं किया, वो 0 हो गया। 2A के अंदर मेरा 100 रुपए ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा था, वो मैं ले आया। 8B और 8C मैंने 18-19 में कितना क्रेडिट लिया है? 100 रुपए। 19-20 में कितना क्रेडिट लिया है? 0। 100 प्लस 0 100 रुपए, डिफरेंस 8A माइनस 8B माइनस 8C 8D में आ गया 0। मैटर क्लोज। अगली इलस्ट्रेशन लेते हैं। अब मैंने क्या किया? कुछ क्रेडिट 18-19 का कुछ क्रेडिट 19-20 में लिया। तो सबसे पहले मैं पार्ट 5 में डाल देता हूं सर। मैंने 19-20 में 10 रुपए का क्रेडिट 18-19 का लिया। मैंने 19-20 में कुछ क्रेडिट 18-19 का लिया। इधर पार्ट 3 के अंदर टेबल 6, 7, 8 90 रुपीज ऑटो पॉपुलेट होके 6A में आ रहे हैं। 90 रुपए ऑटो पॉपुलेट होके 6A में आ रहे होंगे। उसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा। नॉर्मल का कितना, रिवर्स चार्ज का कितना, इंपोर्ट का कितना। मेरे केस में नॉर्मल क्रेडिट है, तो मैंने नॉर्मल में ले लिया। मैंने नॉर्मल में 90 रुपए डाल दिए। मेरा रिवर्सल कुछ नहीं है, 0। 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 100 रुपए। मैंने टोटल क्रेडिट कितना लिया है? 100 90 रुपए 18-19 में, 90 रुपए 18-19 में, 10 रुपए 18-19 का 19-20 में लिया है। 90 प्लस 10 100 रुपए। मेरा मिसमैच आ गया 0 रुपए। सर ये मिसमैच मैं इसलिए 0 लेके आ रहा हूं ताकि हमें ये समझ लगे कि मैं टोटल मेरे को कहां से उठाना है। 6B से भी उठाना है, टेबल नंबर 13 से उठाना है। 6B 8B में जाएगा, टेबल नंबर 13 8C में जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट का क्रेडिट है, रिवर्स चार्ज का क्रेडिट आप टेबल नंबर 13 में डाल दो तो नहीं आएगा। यहाँ पे वो क्रेडिट आएंगे जो 2A के साथ मैच हो। अगली केस स्टडी। मेरे को क्रेडिट लेना था 100 रुपए। मुझे क्रेडिट लेना था 100 रुपए। गलती से मैंने एक बिल का क्रेडिट 2 बार ही ले लिया और वो क्रेडिट हो गया 110 रुपए। अब जब मैंने एक ही बिल का क्रेडिट 2 बार ही ले लिया, तो पक्का है उसकी मैचिंग तो हो ही नहीं सकती। उस क्रेडिट की मैचिंग तो हो ही नहीं सकती। वो 2A में कभी नजर ही नहीं आ सकता। जब 2A में नजर ही नहीं आएगा तो मेरे लिए वैसी प्रॉब्लम है। तो इसलिए यहाँ पे हम बहुत ध्यान से रखेंगे कि इसको कैसे मेरे को रिपोर्ट करना है, क्योंकि जब मैं 6B में डालूंगा मेरी वो 2A के साथ मैचिंग में चला। तो इसको देखेंगे सर कैसे डालना। ये गलती रियलाइज हो गई थी 19-20 में, ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, ये भी देखो। तो सबसे पहले मैंने पार्ट 5 में डाल दिया कि सर मैंने 12 के अंदर 10 रुपए डाल दिए कि सर मैंने 10 रुपए का रिवर्सल किया है। 18-19 के कुछ क्रेडिट मैंने 19-20 में रिवर्स किए। उसके बाद सर टेबल 6, 7, 8 आ गए। सबसे पहले 6B में मैं डाल दूंगा, क्योंकि 10 रुपए तो मुझे पता है मेरा गलत क्रेडिट है, कभी 2A से मैच हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे डाले सिर्फ 100 रुपए कि सर ये मेरा 2A के साथ मैच हो सकता। मेरा रिवर्सल इस साल में कुछ भी नहीं, 0। टेबल नंबर 8 के अंदर 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है 100 रुपए। ये 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 100 रुपए। अब सर मैंने क्लेम कितना किया है? 100 प्लस 0 100 रुपए। मेरा मिसमैच आ गया 0। लेकिन अब हम देखें तो एक जगह डिफरेंस रह गया। मेरा 6 से कितने से आया होगा? 110 से। टेबल 6 से कितने से आया होगा? 110 से। अभी तक मैंने कितना डाटा फीड किया है? सिर्फ 100 रुपए। 10 रुपए पेंडिंग है। वो 10 रुपए हम डालेंगे 6M के अंदर। वो हम डालेंगे 6M के अंदर कि सर ये 10 रुपए का एक ऐसा क्रेडिट है जिसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता। ये ना ही मेरा नॉर्मल परचेज का क्रेडिट, ना RCM का क्रेडिट है, ना इंपोर्ट का क्रेडिट है। ये एक गलत क्रेडिट है जो मैंने ले लिया था। ये एक गलत क्रेडिट है जो मैंने ले लिया था। इसको सर आप रिवर्स कर दिया है मैंने 19-20 में। इसको ऑलरेडी मैं रिवर्स कर चुका हूँ 19-20 में। इसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है। मैंने इफेक्टिव क्रेडिट जो 2A के साथ मैच होना था वो 100 रुपए है। वो ऑटोमेटिकली मेरा मैच होके मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई।
यानी कोई भी क्रेडिट जो गलत ले लिया है और 2A के साथ मैच नहीं हो सकता है, उसको आप 6M में डालिएगा। 6M में डालने से आपको एक एडवांटेज, एक लिवरेज मिलती है कि आपका मिसमैच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि सर ये तो ऑलरेडी मैंने अगले साल या इसी साल रिवर्स कर दिया है, उसकी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री टेबल नंबर 7 या टेबल नंबर 12 के अंदर मैच हो। अगली केस स्टडी सर, अब इसमें हमने क्या किया, 18-19 का अपना क्रेडिट कितना था, 100 रुपए, लेकिन मैंने 17-18 के भी 10 रुपए 18-19 में लिए हुए, टोटल 110। सबसे पहले वही सर पार्ट 5 कुछ है ही नहीं, 0-0 काम खत्म। इधर टेबल 6-7-8 सर ऑटो पॉपुलेट होके 6A में आ रहे होंगे 110 रुपए। मेरा 6A में ऑटो पॉपुलेट कितना आ रहा होगा, 110 रुपए। लेकिन इसमें से इस साल 2A मैचिंग के लिए कितना मैक्सिमम जा सकता है? क्या 17-18 2A के साथ मैच हो सकता है 18-19 के? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मैं 6B में कितना डालूंगा, सिर्फ 100 रुपए। मैंने 6B में 100 रुपए डाले, मेरा कोई रिवर्सल नहीं है इस साल में, 0। 2A से ऑटो पॉपुलेट कर दिया 8A में 100 रुपए, 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गए 100 रुपए। मैंने क्लेम कितना किया, 100 प्लस 0, 18-19 में 100, 19-20 में 0, 100 प्लस 0, 100 रुपए, 8D मेरा डिफरेंस आ गया 0। लेकिन वही इशू रह गया, मेरा क्लेम कितना था, 110। अभी तक मैंने डिवाइड कितना किया है, सिर्फ 100 रुपए। तो ये जो 10 रुपए का डिफरेंशियल है, ये जो 10 रुपए का डिफरेंशियल है, इसका क्या होगा सर, ये आप फिर से डालेंगे 6M का। अब की बार आप क्या बोलोगे, सर 6M में जो फिगर है ये क्रेडिट 17-18 को परटेन करता है, ये क्रेडिट 17-18 को परटेन करता है। इसको मैंने 6B में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैच ही नहीं हो सकता था। इसको 6B में डाल दूंगा, ये मैचिंग के लिए चला जाएगा, जो मैं चाहता ही नहीं। ये ऑलरेडी मेरी पिछले साल मैचिंग में चला गया होगा। जब पिछले साल मैंने इसको टेबल नंबर 13 में डाला होगा तो ये मैचिंग में जा चुका है। इस साल इसकी मैचिंग नहीं होनी, ये तो क्योंकि ऑटो पॉपुलेट होके 110 आ रहा है, मैं 110 का स्प्लिट बता रहा हूँ कि 18-19 का 100 रुपए है, 6M एनी अदर आईटीसी है, एनी अदर आईटीसी मेरे लिए 17-18 का क्रेडिट है, 110 रुपए टोटल क्लेम था, मेरा मैच हो गया, मेरी 2A के साथ रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो गई, रिकंसिलिएशन कैप 0 हो गया। अगली इलस्ट्रेशन सर, अब इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या किया, हमारा जो क्रेडिट है 17-18 का रिवर्स किया। पिछली इलस्ट्रेशन में हमने क्लेम किया, इस इलस्ट्रेशन में हमने 17-18 का एक्सेस क्रेडिट रिवर्स किया। सबसे पहले वही सर पार्ट 5 कुछ नहीं है, 0-0, टेबल 6-7-8। अब सर मेरा एज्यूम करते हैं 2A ऑटो पॉपुलेट करके आ रहा है 90 रुपए, मैंने इफेक्टिव फिगर ही डाली थी 90 रुपए। मेरा टेबल 6 का A ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है 90 रुपए, लेकिन सर मेरी 2A के साथ कितनी मैचिंग जानी है, 100 रुपए। इस साल मेरे को कितना मैच कराना है, 100 रुपए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो मैं टेबल 6B में डालूंगा 100 रुपए। टेबल 7 के H में डालूंगा 10 रुपए, वहां पे लिख दूंगा, वहां पे लिखने का ऑप्शन आपको मिलेगा, पर्टेनिंग टू 17-18, रिवर्सल पर्टेनिंग टू 17-18, 10 रुपए। इफेक्टिव क्रेडिट कितना हो गया, 100 माइनस 10, 90, इतना ही 3B में लिया हुआ मैच हो गया। अब 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा 100 रुपए, 18-19 में कितना क्लेम किया है, 100 रुपए, 19-20 में कितना क्लेम किया है, 0, 100 प्लस 0, 100, मेरा डिफरेंस आ गया 0। मेरा अगेन केस स्टडी क्लोज होगी, यानी अगर मैंने कोई 17-18 का रिवर्सल किया है तो मैं उसको टेबल नंबर 7H में दिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीजें फॉल इन प्लेस कर जाएंगी, मुझे दोबारा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सर इस केस के अंदर क्या हुआ, मैं एक इंडिविजुअल पे आ गया ICS के अंदर, मुझे लेना था 10-10-10, मैंने गलती से ले लिया IGST 0, CGST और SGST में 15 इंच, गलती रियलाइज हो गई थी, मैंने 19-20 में 10 रुपए आई का ले लिया, C और S में 5-5 रुपए रिवर्स कर, मेरे को 10-10-10 लेने थे। ICS के अंदर मैंने 0-15-15 ले लिया था, गलती रियलाइज हो गई, 10 रुपए -5 मैंने पार्ट 5 में कर दिया। अब वही सर सबसे पहले पार्ट 5 भरेंगे, टेबल नंबर 12 बोलता है ITC रिवर्स, C और S में मेरा रिवर्सल है -5 टेबल नंबर 13 बोलता है ITC क्लेम, ITC क्लेम सिर्फ IGST में है 10 रुपए, तो टेबल 12 में आ जाएगा C और S 5-5, टेबल नंबर 13 में आ जाएगा जो मैंने क्लेम किया है IGST का 10 रुपए। अब आ गया पार्ट 3 ITC,
टेबल 6, 7, 8, 6 में क्लेम, 7 में रिवर्सल, 8 में 2A के साथ मैचिंग। सर अब फिर बड़े ध्यान से, ये 15 रुपए में से, इस 15 रुपए में से 5 रुपए का क्रेडिट तो ऐसा क्रेडिट था जो कभी मैच ही नहीं हो सकता, जो गलत क्रेडिट था, उसको मैं 2A की मैचिंग के लिए नहीं लेके जा सकता। क्योंकि मैं 2A की मैचिंग के लिए नहीं लेके जाना चाहता हूं, तो मैं 6B में कितना डालूंगा, जो बैलेंसिंग फिगर है, यानी 15 - 5 10 10 10। मैंने 6B में डाल दूंगा 0, 15 - 5 10, 15 - 5 10। जो गलत क्रेडिट ले लिए थे वो मैं 6M में डाल दूंगा 055। सर ये गलत ले लिए थे, ये ऑलरेडी अगले साल रिवर्स भी कर दी, ये गलत ले लिए थे, ये अगले साल रिवर्स भी कर दिए। 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है 10 10 10, 2A से ऑटो पॉपुलेट होके आ गया 10 10 10। मैंने क्लेम कितना किया है, 18 19 में 0, 19 20 में 10, 0 + 10 10, 18 19 में 10, 19 20 में 0, 10 + 0 10। ऐसे ही एस की फिगर आ जाएगी, मेरा मिसमैच 0, मेरी जो रिकंसिलिएशन है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो सर यहाँ पे मेरी इनपुट के रिलेशन की भी सारी क्वेरीज कंप्लीट हो गई, कि जितनी भी मेरे को उसके अंदर डाटा को कंपाइल करना था वो सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और सर एक हमारा जो छोटा सा पार्ट था वो था जीएसटी ऑडिट का, जिसके अंदर एक ओवरव्यू हम लोगों को डिस्कस करना है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक ओवरव्यू करूंगा। सर जीएसटी ऑडिट्स के अंदर बेसिकली मेरे 2 पार्ट्स, एक है मेरा पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पार्ट बी इज सर्टिफिकेशन। मेरा ऑडिट रिपोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में रिकंसिलिएशन है, पार्ट बी में सर्टिफिकेशन है। रिकंसिलिएशन किसकी बात करता है, रिकंसिलिएशन 3 चीजों की कराता है, टर्नओवर की, टैक्सेस की और आईटीसी की। टर्नओवर की, टैक्सेस की और आईटीसी की। इसके अलावा है ऑडिटर की कोई रिकमेंडेशन। ऑडिटर अगर कोई बोल रहा है कि ये लायबिलिटी ओवर एंड अबव व्हाट यू हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड ये पेबल है, तो वो आ जाता है। सर्टिफिकेशन कुछ नहीं है, ये ऑडिट रिपोर्ट। अब सर एक इशू ये आता है कि जीएसटी ऑडिट के अंदर समझ ही नहीं लगता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे बंद करें, क्या करना है क्या नहीं करना। सर इसको हम लोगों ने अपने ऑफिस के अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। हम कहते हैं सर जीएसटी के 3 ही पिलर हैं, एक आउटपुट टैक्स, एक इनपुट टैक्स और एक मेरे डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। तो हमारी चेकलिस्ट भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटपुट, इनपुट, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड। अब बोलोगे सर आउटपुट ऐसे तो कोई भी कर लेगा, आगे तो बताओ। आउटपुट टैक्स के अंदर भी हमने 5 चीजों के अंदर डिवाइड किया। आउटपुट टैक्स के अंदर भी हमने 5 चीजों में डिवाइड किया। पहली आइटम P&L की क्रेडिट साइड, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी क्रेडिट साइड, जो इनकम साइड है, हम उसको एनालाइज करते हैं। उसके अंदर हम ये भी देखते हैं क्या कोई इनकम मैंने एक्सपेंडिचर से तो नॉक ऑफ नहीं कर रखी। तो मेरा पहला आइटम हो गया क्रेडिट साइड ऑफ P&L। उसके बाद दूसरा आइटम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मैंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भेजा था, जो बैलेंस शीट में तो नजर आएगा नहीं, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हमने करी है तो हम उसको कंसिडर करते हैं, क्रॉस चार्ज की ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं। तीसरा, क्या मैंने कोई कैपिटल गुड्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचे या नहीं बेचे, क्या उस पर टैक्स कंपनी ने पे कर दिया नहीं कर दिया। चौथा, क्या मैंने कोई एडवांस, सर ये गुड्स का नहीं सर्विसेज का रहेगा, क्या कोई एडवांस मैंने सर्विस का रिसीव किया जिसपे मुझे टैक्स पे करना था। लास्टली, कोई रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है या नहीं। तो बेसिकली P&L की क्रेडिट साइड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज के एडवांस और रिवर्स चार्ज, 5 कैटेगरीज में हम अपने आउटपुट टैक्स को डिवाइड करते हैं। और इसको हम साथ साथ इसमें ये भी वेरीफाई करते हैं कि क्लासिफिकेशन कंपनी ठीक कर रही है नहीं कर रही है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई कोई लगा रही है तो वो ठीक है या नहीं, एग्जेम्पशन कोई ले रही है तो वो ठीक है या नहीं। लेकिन ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सर इनपुट टैक्स की बात आए तो सर ये और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप इसको लिखने बैठो तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आप कंपनी को सिर्फ ये बोलो आपने किस किस का क्रेडिट लिया, एक्सेल पे दे दो। कंपनी आपको 25 50 100 50 जितनी भी है उसने आपको लिख के दे दिया मैंने ये क्रेडिट लिया। उसके लिए सबसे पहले आप देखो क्या सारी चीजें बिजनेस के लिए थी, यस ठीक है, पहला लेग क्लियर हो गया। उसके बाद 16(2) में 4 कंडीशन बोलता है, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, एक्चुअल में सामान रिसीव होना चाहिए, टैक्सेस की पेमेंट हो जानी चाहिए, आपने खुद की रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। ठीक है जी, ये चारों कंडीशन भी मैच हो गई। इसके बाद अब मेरे पास 8
चीजें और है आईटीसी में चेक करने के लिए, इसके बाद 8 चीजें और है। इनको मैं बोलता हूँ फर्स्ट कॉलम में जो 5 चीजें आ रही है इसको मैं बोलूंगा कंडीशन। ये 5 के बाद तो वो एलिजिबिलिटी मेरी आती है कि हाँ मैं सोचूं इस क्रेडिट को लेना है नहीं लेना। ये 5 सेटिस्फाई हो गए, अब मैं जा रहा हूँ। क्या मैंने 180 दिन में पेमेंट कर दी है? हाँ कर दी है। नहीं करी है तो मेरे को रिवर्स कर। क्या मैंने जो टैक्स पोर्शन है उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिया या सिर्फ आईटीसी लिया? दोनों चीजें नहीं ले सकते। तीसरा, क्या मेरे जो क्रेडिट लेने की लास्ट डेट थी, जैसे 18-19 का क्रेडिट में 30 सितंबर 2019 तक ले सकता था, क्या मैंने उसको लास्ट डेट तक ले लिया? हाँ ले लिया, बिल्कुल ठीक है। 2A के साथ एक बार मैचिंग कर लेते हैं। 2A के साथ मैचिंग से मेरे को एक रिपोर्ट मिल जाती है, एक्सेप्शंस मिल जाती है कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना। 17(1) to 17(4) कोई क्रेडिट्स मैंने टैक्सेबल के लिए भी इस्तेमाल करे, एग्जेम्प्ट के लिए भी इस्तेमाल करे, 100% क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो जब 100% क्रेडिट नहीं मिल सकता है तो उसमें से जो रिवर्सल है वो कंप्यूट करना है, तो वो किया है या नहीं किया। कोई मैंने इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट जो 17(5) में लिखा है, जैसे गाड़ी का है, स्टाफ वेलफेयर का है, पर्सनल का है, वो तो नहीं ले लिया। क्या मैंने कोई कैपिटल गुड्स 5 साल से पहले तो नहीं बेचा? अगर 5 साल से पहले बेचा है तो उसमें 18(6) अट्रैक्ट हो जाता है। उसके अंदर वो बोलता है जो अनएक्सपायर्ड लाइफ है, जो यूज नहीं करी मैंने लाइफ, उसका क्रेडिट मुझे गवर्नमेंट को वापसी करना हो। लास्टली, मेरी रेट की नोटिफिकेशन में लिखी हुई है कुछ कंडीशन, जैसे आपकी रेस्टोरेंट वाले का 5% विदाउट आईटीसी, तो आपने कोई आईटीसी तो नहीं ले लिया। या मेरी टूर ऑपरेटर के अंदर लिखा है कि सेम लाइन का क्रेडिट तो मिल जाएगा लेकिन और कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। या कहीं पे लिखा सिर्फ इनपुट सर्विस का मिलेगा, इनपुट और कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। तो क्या मैंने वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया? इफ यस, आपका इनपुट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट। सर इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, आपने क्या खरीदा था, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, उससे आपने क्या बनाया, जो आपने बनाया उसमें से कितना बेच दिया है, कितना स्टॉक में। आपने क्या खरीदा था, उससे क्या बनाया, कितना बेच दिया, कितना स्टॉक में है। अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं खरीदते हो तो प्रोडक्शन की डिटेल हटा दीजिए, क्या खरीदा था, कितना बेच दिया, कितना स्टॉक में है। और इनसे लिंक क्या आएगा? जो खरीदा था उस पर आईटीसी कितना है, जो बेचा था उस पर आउटपुट कितना है, और टैक्स पेमेंट आपने कैसे कैसे करी। तो सिंपल है, क्या खरीदा, क्या बनाया, कितना बेच दिया, कितना स्टॉक में है, कितना आईटीसी है, कितना आउटपुट है, कितनी टैक्स पेमेंट। इसके अलावा रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने ये भी प्रेस्क्राइब किया हुआ है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए जिनको एडिशनल रिकॉर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर अपना डाटा मेंटेन करना है। लॉजिस्टिक्स कंपनीज को बोला कि आपको हर जो कंसाइनमेंट आप लेके जा रहे हो, दे के आ रहे हो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। वेयर हाउस वाले को बोला गया है कि आपके यहाँ पे जिसका सामान स्टोर हो रहा है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो आपको वो रूल में जाके ये देख लेना है कि क्या कोई स्पेसिफिक रूल मेरे ऊपर एप्लीकेबल है या मेरे क्लाइंट पे एप्लीकेबल है। अगर हाँ, तो क्या मैंने वो रिक्वायरमेंट्स को कंपाइल किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये तो हो गई रिकॉर्ड्स की बात। इसके बाद मेरे आते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड के कॉलम के अंदर मैंने लिखा है कि कौन सी इवेंट पे कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे सप्लाई की इवेंट में टैक्स इनवॉइस बनेगा, अगर एग्जेम्प्ट है तो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। आपकी कोई अमाउंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है सप्लाई के रिलेशन में तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनेंगे। आपकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो डिलीवरी चलान और ई वे बिल होना चाहिए। आपका कोई एडवांस रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर होना चाहिए। एडवांस वापसी जा रहा है, रिफंड वाउचर होना चाहिए। रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी है तो सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपका पेमेंट वाउचर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरी कंपनी पे एप्लीकेबल है, क्या मैंने उनको बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, ये मुझे देखना बहुत जरूरी है। अब सर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं, जो रिकंसिलिएशन है उसका सिर्फ एक 5-7 मिनट लेके जो मेजर पार्ट है उसको डिस्कस करता हूँ। तो ऑडिट रिपोर्ट के 5 हिस्से हैं। पहला तो वही बेसिक डिटेल हो गया, नेम, जीएसटी एंड लीगल नेम, ईयर वगैरह, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है पार्ट 2, 3, 4, 5। 2 में वो बात करता है रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर की रीको की बात करता है और इसमें भी 2 हिस्से हैं, ग्रॉस टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर का मतलब है वो टर्नओवर जिस पे टैक्स देना था प्लस वो टर्नओवर जो एग्जेम्प्टेड है या जिस पे टैक्स नहीं पे करना था।
इसको लिंक करिए GSTR 9 टेबल नंबर पार्ट 2, टेबल नंबर 4 और टेबल 5। टेबल 4 में क्या था, किस पे टैक्स देना है, टेबल 5 किस पे टैक्स नहीं देना। तो बेसिकली ये बोल रहा है ग्रॉस के अंदर दोनों चीजें ले लेंगे हम, किस पे देना है किस पे नहीं देना है, उसमें से माइनस करा देंगे, जिस पे नहीं देना है मेरा आ जाएगा किस पे टैक्स देना। तो पार्ट 2 के अंदर मैं ग्रॉस और टैक्सेबल की रिकंसिलिएशन कराएगा। सिमिलरली आईटीसी के लिए भी वो बोल रहा था एक एक्सपेंस लेवल पे कर दीजिए, एक एक्सपेंस लेवल पे कर दीजिए और एक ग्रॉस लेवल पे कर दीजिए। लेकिन फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 18-19 एक्सपेंस लेवल रिकंसिलिएशन हैज बीन मेड ऑप्शनल। एक्सपेंस लेवल पे रिकंसिलिएशन ऑप्शनल कर दिया, हम ग्रॉस लेवल पे करेंगे तो भी सफिशिएंट कंप्लायंस रहेगी। तो टेक्निकली अगर अब मैं बोलूं तो मेरे को कितने पार्ट्स भरने हैं, एक टेबल ग्रॉस टर्नओवर की रीको के लिए बनाना है जिसको मैं टेबल नंबर 5 बोलूंगा, एक मेरे को बनाना है टैक्सेबल टर्नओवर के लिए जिसको मैं टेबल नंबर 7 बोलूंगा, एक ग्रॉस टेबल 5, टैक्सेबल टेबल 7, उसके बाद जो मैंने टैक्सेस पे करें टेबल 9 और ग्रॉस लेवल की रिकंसिलिएशन टेबल नंबर 12। तो सिर्फ 4 टेबल आज की डेट में 9C के अंदर बनने हैं। सिर्फ 4 टेबल बनेंगे और मेरा 9C भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हम लोगों ने मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अभी हमने डिस्कशन किया है उसके अंदर हमारा जो बेस था वो बुक्स ऑफ अकाउंट से, यहाँ पे भी जो रिकंसिलिएशन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही है। अगर वो उसी तरीके से आपने 9 बनाया तो आपका अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस आउटपुट के अंदर तो आ ही नहीं सकता, और इनपुट के अंदर भी बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम आने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूं, मैं इसमें जो एक टेबल है टेबल नंबर 12 उसको एक बार डिस्कस कर देता हूं जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस रहना है। सर इनपुट के लिए टेबल नंबर 12 जो हमें वहां पे GSTR 9C में भरना है, मैं सिर्फ इस टेबल को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी टेबल्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला टोटल 4 टेबल भरने हैं, 2 आउटपुट के, एक टैक्स पेमेंट का, एक इनपुट का। 2 आउटपुट के, एक टैक्स पेमेंट का, एक इनपुट टैक्स का। क्योंकि आउटपुट वाले ऑलरेडी सिमिलर है GSTR 9 के, तो इसलिए उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। वहां पे टैक्स पेमेंट भी लगभग मैच हो जाएगा। जहां पे दिक्कत आ सकती है वो ITC के टेबल नंबर 12 में आ सकती है, तो इसको मैं रीडिस्कस करूंगा। तो टेबल नंबर 12 कहता है कि सबसे पहले तो हम ई पार्ट के अंदर आपने जो 18-19 में इफेक्टिव क्रेडिट लिया उसको ऑटो पॉपुलेट कर, हम ये बता देंगे आपने GSTR 9 में कितना क्रेडिट लिया। अब इसको आप हमारे को रिकंसाइल करके दो। इसको कैसे रिकंसाइल करके दो, आपका बुक्स में क्रेडिट कितना था, आपकी 18-19 की बुक्स में कितना था, उसमें से आपका 17-18 का जो क्रेडिट 18-19 में लिया है वो कितना है उसको ऐड कर दीजिए। 17-18 का 18-19 में जो क्रेडिट है उसको ऐड कर दीजिए। 18-19 का जो 19-20 में लिया उसको माइनस कर दीजिए। 12A प्लस B माइनस C इफेक्टिव क्रेडिट आपने लिया है तो जो भी फिगर आएगी उसको 9 से कंपेयर करेंगे और अनरिकंसाइल्ड का डिफरेंस। सर थ्योरेटिकली ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रैक्टिकली एक बार इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मेरी बुक्स में 100 रुपए, मेरा 3B में भी 100 रुपए, पहले 9 और फिर 9C। 9 के अंदर पार्ट 5 19-20 में कुछ किया ही नहीं, वो 0 आ जाएगा। 3B में 100 रुपए, ये ऑटोमेटिकली मेरा टेबल 6 और 7 में 100 रुपए आ रहा होगा। मेरी 12 ABCDEF आ जाएंगे, ये 100 रुपए ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे एनुअल रिटर्न। ये 100 रुपए ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे एनुअल रिटर्न में। अब मेरा ऑडिटेड बुक्स के अकॉर्डिंग कितना क्रेडिट है, 100 रुपए। 17-18 का कोई क्रेडिट 18-19 में लिया है, नहीं, 0। 18-19 का कोई क्रेडिट 19-20 में लिया है, नहीं लिया, 0। 100 प्लस 0 माइनस 0 100 अनरिकंसाइल्ड 0। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 100 रुपए 18-19 का क्रेडिट था जिसमें से 90 रुपए 18-19 में लिए हैं, 10 रुपए 19-20 में लिए। अब इसको कैसे करेंगे, 9 के अंदर पार्ट 5 में मैंने कितना डाला होगा, 10 रुपए कि सर 18-19 के 10 रुपए का क्रेडिट 19-20 में लिया। पार्ट 3 में मैं डाल दूंगा 90 रुपए, पार्ट 3 में मैं डाल दूंगा 90 रुपए कि सर 18-19 में 90 रुपए लिए, इसी की स्प्लिटिंग कर दूंगा, यही मेरा इफेक्टिव क्रेडिट आ गया। 9C में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा 90 रुपए। 9C में ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा 90 रुपए। अब क्या करेंगे सर, सबसे पहले आ जाएगा बुक्स का क्रेडिट। बुक्स का क्रेडिट कितना है, 100 रुपए।
बुक्स का क्रेडिट कितना है? 100 रुपए। 17-18 का कोई क्रेडिट लिया है हमने? नहीं लिया है, 0 रुपये। 18-19 का कोई क्रेडिट 19-20 में लिया है? हाँ सर, ये 10 रुपए। 18-19 का जो 19-20 में लिया है 10 रुपए। 100 प्लस 0 माइनस 10, 90 वर्सेस 90, मेरा डिफरेंस 0 आ जाएगा। केस स्टडी 3। अब सर इसके अंदर क्या है, मैंने 19-20 में 10 रुपए एक्स्ट्रा का रिवर्सल किया। मैंने गलती से 110 ले लिए थे, 10 रुपए का एक्स्ट्रा रिवर्सल किया है। पार्ट 5 में आ जाएगा -10 टेबल नंबर 12 के अंदर। पार्ट 6 में 110 रुपए आ रहा होगा, 110 ऑटो पॉपुलेट होके यहाँ पे आ जाएगा। टेबल नंबर 12 में 100 रुपए। 17-18 का कोई क्रेडिट नहीं है जी, 18-19 का कोई क्रेडिट। यहाँ पे माइनस की फिगर अगर ये ले सकता तो अच्छी बात थी। कई लोग बोलते हैं यहाँ पे माइनस की फिगर ले रहा है, कई बोलते हैं नहीं लेता। अगर यहाँ पे ये -10 ले लेता है तो ये ऑटोमेटिकली 100 प्लस 0 माइनस का -10 110 आ जाएगा, तो मैच हो जाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये माइनस की फिगर नहीं लेता है, तो 100 प्लस 0 माइनस 0 100 रुपए, 10 रुपए का अनरिकनसाइल्ड आएगा। और ये सीधा मैच हो रहा है कि सर ये 10 रुपए हमने ऑलरेडी 19-20 में रिवर्स कर दिए, मुझे अलग से आपको नहीं देना है। मेरी ये जो अनरिकनसाइल्ड आ रहा है, एक्सेस क्लेम आ रहा है कि 100 रुपए किताबों से आ रहा है, 110 9 में आ रहा है, ये 10 रुपए ऑलरेडी मैं रिवर्स कर चुका, तो मेरे को अलग से पे नहीं करना। सर ये लास्ट केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या है, 17-18 के भी 10 रुपए लिए हैं और 18-19 के 100 रुपए। पार्ट 5 0, पार्ट 6 में टोटल क्रेडिट आ जाएगा 110 रुपए। 110 रुपए ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे 12E में। 12A किताबों में कितना क्रेडिट है? 100 रुपए। 17-18 का कितना क्रेडिट है? 10 रुपए। 18-19 का 19-20 में कुछ लिया है? नहीं। 100 प्लस 10 माइनस 0 100 रुपए और 110, डिफरेंस 0, मेरी मैचिंग कंप्लीट। सर अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं GSTR 9 ढंग से भरता हूं तो आउटपुट के लिए 9C में मिस्टेक होने की स्कोप ही नहीं है। इनपुट के लिए शायद कहीं पे अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो भी मेरा मैच हो जाएगा। तो 9 को बहुत ध्यान से भरना। 9C तो ऑटोमेटिक है, सिर्फ 4 टेबल अब भरने हैं। 9C में सिर्फ और सिर्फ 4 टेबल हम लोगों को भरने हैं, और वो 4 टेबल कौन से हैं? टेबल नंबर 5, जिससे मैं ये निकाल के आऊंगा सर टोटल लायबिलिटी कितनी। टेबल नंबर 7, टोटल में से मैं ये बताऊंगा कि सर किस पे मुझे टैक्स पे नहीं करना है, किस पे करना है, वो फिगर आ जाएगी। टेबल नंबर 9, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि सर मेरे टैक्स पेमेंट कितनी है। और टेबल नंबर मेरा 12 ITC की रिकंसिलिएशन। मेरे 9C बहुत इजी फॉर्म है, लेकिन हाँ उसकी एक्सरसाइज करने में हम लोगों को काफी टाइम लगेगा। सर विद दिस आई क्लोज माय सेशन एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस हियर। Thank you so much, sir, for your wonderful input on the subject. It was really an enlightening session for all of us. I'm quite sure that doubts of my fellow members regarding filing of GSTR 9 and 9C must have been addressed after hearing you. Thank you once again, sir. Now I request Shri Arun Kanwal ji to start with question and answer session. तरुण जी, जैसा आपका नाम सुना उससे कहीं बढ़ के पाया। थैंक यू सर। आपने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, और मैं मतलब हमें गर्व है कि हमने आपको बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि किस स्पीकर को के लिए बुलाएं। वी आर थैंकफुल टू श्री संजीव अरोड़ा जी फ्रॉम अम्बाला। उन्होंने स्पेसिफिकली बड़ा जोर देकर कहा था कि आज एक बार तरुण जी को सुनिए। अब मैंने आपको पहले नहीं सुना था, लेकिन अभी सुना है, तो मैंने YouTube पे आपका 1-2 उनके कहने पे सुने थे। योर सेशन इज वंडरफुल सेशन। आपने ऐसे पढ़ाया है जैसे कि बच्चों को कोई नर्सरी के बच्चे को 1 2 3 समझाता है ना जी, वैसे आपने पढ़ाया। वी आर थैंकफुल टू यू। मैं अब अपने जो मेंबर्स हैं, जो भी अपना क्वेश्चन कहना चाहते हैं, सर मिस्टर संजीव कुमार जी कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ डेप्रिसिएशन दोबारा प्लीज बता दें।
सर आपने एग्जांपल लेते हैं कि एक लैपटॉप परचेज किया, 1 लाख का लैपटॉप है, उस पे 18,000 रुपए का आईटीसी है, टोटल 1,18,000। तो जीएसटी लॉ ये बोलता है 18,000 रुपए जो 18,000 रुपीज जो है उसके ऊपर या तो आप आईटीसी लें या आप डेप्रिसिएशन लें, यानी 1 लाख प्लस 18,000, 1 लाख पे तो आप डेप्रिसिएशन लो, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 18,000 रुपए है, या तो आप उसका जीएसटी में बेनिफिट लो या इनकम टैक्स में उसको डेप्रिसिएशन लो, आप दोनों जगह पे गेन नहीं लेके नहीं चल सकते। वो अक्सर जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं वो वैसे भी नहीं होता है, लेकिन जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रहे होते वो चाहे ये जगलरी कर सकते हैं कि मैं 1,18 पे डेप्रिसिएशन भी ले लूं और 18,000 रुपए का इनपुट भी ले लूं। बट एज पर लॉ या तो 18,000 पे डेप्रिसिएशन लेंगे या 18,000 पे इनपुट लेंगे। विनोद मित्तल जी हैं जी, उनका क्वेश्चन कुछ हटके है बठिंडा से। विनोद मित्तल जी, आप सुन रहे हैं जी मेरी आवाज? अनम्यूट कीजिए जी अपने आप को। विनोद मित्तल जी, विनोद मित्तल जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विनोद मित्तल जी शायद कर नहीं पा रहे हैं जी। जी देविंदर सप्रा जी, देविंदर सप्रा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हो गया, हो गया। हाँ जी सप्रा जी बोलिए जी, देविंदर सप्रा जी। सर मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा हटके था। हाँ जी, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ कि 17-18 में मेरी सेल थी बिलो 2 करोड़ जी। हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने 17-18 में नहीं भरा वो। ठीक उसके है। बाद मेरी 18-19 में हो गई बढ़ के 2.5 करोड़ या 4 करोड़ हो गई या 5 करोड़ के ऊपर हो गई, है ना? ठीक है सर। मुझे कहीं ये तो नहीं कहेगा वो कि पहले 17-18 की भरो विद पेनल्टी? नहीं सर, हमारे पास भी एक केस आया हुआ है जिसमें 17-18 का एक्चुअल ऑडिट और एनुअल रिटर्न जानी चाहिए थी, उनकी टोटल टर्नओवर थी 7.5 करोड़ रुपए, लेकिन ना ऑडिट गया है ना एनुअल रिटर्न गई है। हम 18-19 स्टार्ट कर चुके हैं और 18-19 फाइल करेंगे। हम 17-18 अभी फाइल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद मुझे गवर्नमेंट से हमेशा रही है, जीएसटी के अंदर जो लेट लतीफ है उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमारे उस केस में उन्होंने 18-19 को ले जाने दिए। मैं इसी बात पे आपको एक और सर खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि मैंने आज ये 17-18 की रिटर्न भरी है जीएसटीएल 9, वो बगैर पेनल्टी के गई है सर। नहीं सर, वो 2 करोड़ से कम होगी टर्नओवर। नहीं सर, 4 करोड़ की रिटर्न थी। अच्छा, 4 करोड़ वाली गई है। आज ही भरी है मैंने जीएसटीएल 9। और सभी को मैंने आपके माध्यम से सभी को वैसे सर ये एक्चुअली में बहुत बड़ा, अगर ये एक्चुअल में हुआ है, मैं अभी वो चेक करता हूँ उसी केस के अंदर, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है जिनकी रहेगी। बहुत बड़ा रिलीफ है, मैं भी वही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे डाउट था कि 200 के पर डे के हिसाब से वो 31 मार्च के बाद अब तक पेनल्टी बनाएगा, लेकिन टू माई एक्सट्रीम सरप्राइज वो रिटर्न बगैर फाइलिंग के, वो बगैर पेनल्टी का चलेगी, सीधा कुछ भी नहीं मांगा। मिस्टर सनी है जी, वो कोई बात करना चाह रहे हैं। सनी जी के नाम से एडमिट है, वो प्लीज बोलें क्या पूछना है उन्होंने। हाँ जी तरुण जी, सर आपने एक कंप्यूटर के बारे में बोला कि 15 जो आपने डेप्रिसिएशन है, जहाँ तो डेप्रिसिएशन अवेल करें या डीएसटी अवेल करें? सर वो कोई भी फिक्स एसेट की है, मतलब मैंने एग्जांपल कंप्यूटर का लिया था, कैपिटल गुड्स का, कोई भी फिक्स एसेट अगर आप लेते हो, या तो आप उसकी जो टैक्स पोर्शन है या तो डेप्रिसिएशन लो या आईटीसी लो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है, एसी है, फ्रिज है, कोई भी इक्विपमेंट। ओके, हम कैपिटल गुड्स पे ऊपर हम जीएसटी जब अवेल करते हैं तो इनकम टैक्स में फिर डेप्रिसिएशन ही अवेल कर सकते क्या? सर आराम से समझिए, मेरे कैपिटल गुड्स की परचेज वैल्यू 1 लाख रुपए, उस पे 18% का जीएसटी, टोटल 1,18,000। हम कह रहे हैं जो 1 लाख रुपए उस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस पे आप डेप्रिसिएशन लो, 1 लाख रुपए पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन आपने दिए 1,18,000 रुपए, 18,000 रुपए आपने जीएसटी के दिए, तो कानून ये बोलता है वो जो 18,000 रुपए जीएसटी के हैं, या तो इनपुट लेना या डेप्रिसिएशन लेना उस 18,000 रुपए के ऊपर। 18,000 को आप दो जगह बेनिफिट नहीं ले सकते कि उस पर डेप्रिसिएशन लेके प्रॉफिट भी कम कर लो और उसका आईटीसी लेके अपना टैक्स भी कम कर लो। तो गवर्नमेंट ने बोला दोनों को में से एक चीज लो, या तो 18,000 पे, 1 लाख पे पूरी डेप्रिसिएशन मिलेगी, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। 18,000 की बात है, 18,000 पे या तो डेप्रिसिएशन या फिर आईटीसी। गॉट इट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कोई भी है जो भी अपना कोई क्वेश्चन कहना चाहता है वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए,
यहाँ हैंड रेज कर दीजिए अगर वो खुद कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है जी। तो अभी मैं अपनी बार के एवरग्रीन प्रेसिडेंट श्री वरिंदर शर्मा जी, उनको कहूंगा जी जरा प्लीज वो 2 शब्द बोले जी। वरिंदर शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करो। वरिंदर शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। वरिंदर शर्मा जी, वरिंदर शर्मा जी सुन रहे हो? फोन कर लो, 1 मिनट रुक जाइए जी बस प्लीज। वो कितने बाहर है। अनम्यूट करो ना उनको अपने आप। अनम्यूट करो शर्मा जी, वरिंदर शर्मा जी। जी ओके जी, सुन जस्ट ए मोमेंट जी। हाँ जी सर। वरिंदर शर्मा जी, हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। और सब तो पहला टीम टीपीए सेल टैक्स ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਓਪਨ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਫਰੈਂड्स, ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਡੀਟੀਬੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫॉर ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਕਾइंड्स ਆਫ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ जीएसटीआर 9 और 9C ਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ गाइड किया है बार मैंबर्स और सारिया डिफरेंट पूरे पंजाब से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और मैं टीम डीटीबी सेल टैक्स ਨੂੰ एक बार फिर यह कहूँगा कि इस तरह के सैमीनार या इस तरह जीएसटीआर 9C ते कराते रहन ताकि जिन्हें मैंबर्स है अपने वो अपडेट होते रहन, क्योंकि क्वेरीज बहुत है। कोविड करके हरेक बंदा घरों बैठ के ऑपरेट करता है। इट इज़ वेरी गुड एफर्ट और थैंक्स फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटी फॉर दिस 2 words। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, कीप इट अप। ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। आरबी गर्ग साहब, आरबी गर्ग साहब अपने आप को अनम्यूट कर लो जी। आरबी गर्ग साहब। यस हाँ जी, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। यस, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सर, इन today's online meeting, Mr. Tarun Arora, CA from Delhi, has enlightened the members of DTBA as well as other professionals attending this meeting on the burning issue how to fill and complete GSTR 9 and 9C. We have been enlightened a lot and he has explained all aspects in detail, giving the examples as well as illustrations. So we have achieved a lot from his speech and lecture. So I, on behalf of the DTBA and other members, thank from the core of heart, heartily thank Mr. Arora for deliberating this speech. I also thank the DTBA president and its office bearers for arranging this meeting and giving opportunity to the members to learn something. Now, I also thank the president for assigning me the job of thanking Mr. Tarun Arora, the scholar of on the subject. Once again, thanking Mr. Tarun Arora. Thank you. Now I request Shri Sanjeev Arora from Ambala. Shri Sanjeev Arora जी, अनम्यूट करेंगे जरा प्लीज अपने आप को। संजीव अरोड़ा जी, संजीव अरोड़ा जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। हाँ जी सर, 4 शब्द आपकी तरफ से, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो। धन्यवाद आपका
आपकी पूरी टीम का और सीए तरुण अरोड़ा जी का तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। तरुण जी, वी आर अगेन वेरी थैंकफुल टू यू। अभी तो कोरोना की वजह से हम कोई सेमिनार कर नहीं पा रहे, नहीं तो रूटीन में हम लोग 2 या 3 सेमिनार हर साल करते हैं। जैसे ही नेचर हमें अलाउ करेगी या गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, सबसे ज्यादा तो उनकी परमिशन की जरूरत है, तो हम आपको प्लीज यहाँ पे इनवाइट करेंगे और पूरी तरह से आपका आदर सत्कार भी करेंगे और आपको एक बार दोबारा सुनने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके जी, गुड बाय।